हेलो दोस्तों, तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक न्यू एनीमे दांगवा सीरीज को, जिसको देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि हमारा मेन लीड जिस वर्ल्ड से बिलोंग करता है उस जगह पर सभी लोग अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन करते हैं, मगर वहीं पर हमारे मेन लीड के साथ कुछ उल्टा है। क्योंकि उसे अपने पावर को बढ़ाने के लिए एआई सिस्टम के द्वारा दिए हुए टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है। साथ ही हमारे मेन लीड के पास एक और खास पावर है, और वो पावर ये है कि वो अपने आसपास मौजूद लोगों की इमोशंस को अपने पावर के तौर पर यूज कर सकता है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ कुछ समय के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी तक हमारे मेन लीड ने अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, जिस वजह से उसके आसपास के लोग उसे हमेशा बुली करते रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से हमारे मेन लीड की एआई सिस्टम उसको होली सेक्ट ज्वाइन करने का टास्क देती है, जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारा मेन लीड होली सेक्ट में आ जाता है। लेकिन इस जगह पर पहले से ही काफी सारे डिसिपल्स थे, क्योंकि आज के दिन होली सेक्ट अपने सेक्ट के अंदर टैलेंटेड डिसिपल्स को रिक्रूट करने वाला था। लेकिन उसके लिए इन डिसिपल्स को एक टेस्ट को पास करना होगा। लेकिन तभी हम होली सेक्ट के एल्डर्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद सभी डिसिपल्स के टेस्ट को लेने के लिए आ जाते हैं। और अब वो ग्राउंड में एक गोल्डन बेल को समन करते हुए सभी डिसिपल से कहने लगे थे कि जो कोई भी इस बेल को बजा पाएगा वो हमारे सेक्ट के अंदर दाखिल हो सकता है। जो सुनकर एक डिसिपल काफी ज्यादा जोश में आकर उस बेल को बजाने के लिए बेल के पास आकर उसके ऊपर अटैक करता है, मगर वो इस बेल को नहीं बजा पाता है। इसलिए वो और भी ज्यादा कोशिश करता है, मगर उसकी कोशिश यहाँ पर नाकाम हो जाती है। जो देखकर वो एल्डर से कहने लगा था कि एल्डर, मुझे लगता है कि आपका ये गोल्डन बेल खराब हो गया है। जो सुनकर एल्डर समझ जाते हैं कि ये डिसिपल यहाँ पर बस नाटक कर रहा है और हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अब धीरे धीरे करके काफी सारे डिसिपल्स इस बेल को बजाने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी इसमें फेल हो जाते हैं। जो देखकर एल्डर्स यहाँ पर निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी एक डिसिपल आकर इस बेल को एक मर्तबा बजा देता है, जिस वजह से सभी एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ हम उस डिसिपल को देखते हैं जो एल्डर्स से पूछते हुए कहने लगा था कि एल्डर्स, वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि हम इस बेल को कितनी बार बजा सकते हैं? तो एल्डर उससे कहने लगे थे कि हम इस बेल को मिनिमम 1 बार और मैक्सिमम 9 बार बजा सकते हैं। और अब एल्डर उस डिसिपल से कहते हैं कि तुमने एक बार इस बेल को बजा लिया है, इस वजह से अब तुम हमारे सेक्ट के आउटर डिसिपल बन चुके हो। जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और अब एल्डर उसे वहाँ से गायब कर देते हैं। जिसके बाद आखिरी में हमारा हीरो शाओयुन इस टेस्ट को देने के लिए आ गया था। हमारे हीरो शाओयुन को देखकर सभी डिसिपल्स उसका मजाक उड़ाने लगे थे, क्योंकि शाओयुन ने तो अभी तक अपनी कल्टीवेशन को भी स्टार्ट नहीं किया। इसलिए उन सभी को लग रहा था कि शाओयुन इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। वहीं पर सभी एल्डर्स को भी लग रहा था कि शाओयुन बस यहाँ पर ड्रामा करने के लिए आया है। लेकिन इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगा था, जिस वजह से वो सभी लोगों के इमोशन पॉइंट को कलेक्ट करके अपने पावर के तौर पर यूज कर रहा था। और अब वो इस गोल्डन बेल के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से गोल्डन बेल यहाँ पर बजने लगा था। जिस वजह से यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा था कि ये गोल्डन बेल सिर्फ एक ही बार बजेगा। लेकिन तभी ये गोल्डन बेल सेकंड टाइम और फिर थर्ड टाइम ऐसे करते करते ये गोल्डन बेल 9 बार बजता है। इस वजह से गोल्डन बेल के अंदर से काफी ज्यादा डिवाइन पावर रिलीज होने लगता है, जो देखकर डिसिपल्स का टेस्ट लेने के लिए आया हुआ एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब वो खुशी से पागल होते हुए कहने लगा था कि पिछले कई हजारों साल के बाद इस जैसा जीनियस टैलेंटेड डिसिपल हमारे सेक्ट के अंदर अपीयर हुआ है। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो इस बेल को बजाने के बाद खुश हो रहा था कि तभी उसके सामने होली सेक्ट के कई सारे इमॉर्टल एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है। वहीं पर हम उस एल्डर को देखते हैं जो डिसिपल्स का टेस्ट ले रहा था। वो शाओयुन के पास आते हुए इस सेक्ट में उसका वेलकम करने लगा था। लेकिन तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से होली सेक्ट का लीडर निकलता है। और वो शाओयुन को वेलकम करते हुए कहने लगा था कि शाओयुन, मैं इस सेक्ट का लीडर हूँ। जो सुनकर शाओयुन उसे ग्रीट करने लगा था, मगर सेक्ट लीडर उसे रोकते हुए कहने लगा था कि शाओयुन, आज से तुम इस सेक्ट के होली सन हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना टीचर एक्सेप्ट कर लो। अगर तुमने मुझे अपना टीचर एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तुम्हें काफी सारी टेक्निक सिखाऊंगा, जिसको सीखने के बाद तुम इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओगे। सेक्ट मास्टर की बात को सुनकर वो यहाँ पर इसके लिए राजी हो गया था। पर तभी सेक्ट मास्टर शाओयुन से कहते हैं कि शाओयुन, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सेक्ट के इन इमॉर्टल एंसेस्टर्स में से किसी एक का इनहेरिटेंस एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इन सभी के पावर के सामने मैं कुछ भी नहीं। इधर हम एक एंसेस्टर को देखते हैं जो शाओयुन से कहने लगे थे कि शाओयुन, मैं एक थंडर एम्परर हूँ, अगर तुमने मेरे इनहेरिटेंस को ले लिया तो तुम भी थंडर एम्परर बन जाओगे और तुम थंडर को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हो। जिस पर दूसरे एंसेस्टर शाओयुन से कहने लगे थे कि शाओयुन, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, तुम मेरे इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं एक फायर एम्परर हूँ। अगर तुमने मेरे इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम भी मेरी तरह इमॉर्टेलिटी को अचीव कर लोगे। अभी यहाँ पर सभी एंसेस्टर शाओयुन को मनाने में लगे हुए थे कि तभी इस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक मास्टर निकलकर बाहर आता है, जिसको देखकर एक इमॉर्टल एंसेस्टर कहने लगा था कि एम्परर डीटियान, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो कुछ भी नहीं कहते। और अब वो शाओयुन से कहते हैं कि शाओयुन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे केओस सूत्रा को कल्टीवेट करो, क्योंकि अगर तुमने केओस सूत्रा को कल्टीवेट किया तो तुम मेरी तरह होली बॉडी को बना सकते हो, जिसका यूज करते हुए तुम अपने लेवल पर इनविंसिबल हो जाओगे और तुम्हारा मुकाबला उस लेवल पर कोई भी नहीं कर पाएगा। जिस पर थंडर एम्परर हंसते हुए कहने लगा था कि डीटियान, मुझे पता है कि केओस सूत्रा सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर केओस सूत्रा को किसी ने परफेक्शन तक कल्टीवेट कर लिया तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मगर क्या तुम्हें नहीं पता कि इसको कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है? एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक केओस सूत्रा को कोई भी परफेक्शन तक कल्टीवेट नहीं कर पाया है। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि केओस सूत्रा को कल्टीवेट करने के बाद तुम अपने कल्टीवेशन के पीक पर ही अटक गए हो। केओस सूत्रा की वजह से ही तुम अब तक इमॉर्टेलिटी को अचीव नहीं कर पाए हो, क्योंकि केओस सूत्रा को कल्टीवेट कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस
पर एम्परर डिटियन कहने लगते हैं कि लेकिन शाओयुन की बात अलग है, क्योंकि शाओयुन एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, इसलिए मुझे लगता है कि शाओयुन केओस सूत्रा को इजीली कल्टीवेट कर लेगा। एम्परर डिटियन की बात को सुनकर सेक्ट मास्टर उससे कहते हैं कि एम्परर डिटियन, शाओयुन अब हमारे सेक्ट का आखिरी होप है, इसलिए प्लीज अब आप जिद ना करें, क्योंकि मैं शाओयुन जैसे टैलेंटेड डिसिपल के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता। जो सुनकर मास्टर टियान वहाँ से निराश होकर जाने लगते हैं। मास्टर टियान को निराश होकर जाता हुआ देखकर भले ही केओस सूत्रा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे इजीली कल्टीवेट कर सकता हूँ, इसलिए वो सभी लोगों से कहता है कि मैं केओस सूत्रा को कल्टीवेट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कोई भी नहीं चाहता था कि शाओयुन केओस सूत्रा को कल्टीवेट करे, इसलिए वो सभी लोग शाओयुन के फैसले के खिलाफ थे। जो देखकर शाओयुन कहने लगा था कि अगर आप सभी लोगों ने मुझे केओस सूत्रा को कल्टीवेट करने नहीं दिया तो मैं इस सेट को छोड़कर चला जाऊंगा। जो सुनकर मजबूरन उन सभी को इस चीज के लिए मानना पड़ता है, मगर इमॉर्टल एंसेस्टर जाते हुए शाओयुन से कहने लगे थे कि शाओयुन, आज के दिन तुमने बहुत ही गलत फैसला किया है, इसलिए तुम फ्यूचर में जरूर ही पछताओगे। ये कहने के बाद ये सभी एंसेस्टर यहाँ से चले जाते हैं और अब हम शाओयुन के एआई सिस्टम को देखते हैं, जो शाओयुन को कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है कि जैसा कि तुमने मेरे दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही तुमने इस सेट के होली सन की पोजीशन को भी अचीव कर लिया है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 10 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। जिसके बाद हम इधर सेक्ट लीडर को देखते हैं, जो शाओयुन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर शाओयुन उनसे कहता है कि भले ही केओस सूत्रा कल्टीवेट करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मगर अब मैंने केओस सूत्रा को कल्टीवेट करने के लिए ठान लिया है, तो मैं इस चीज से पीछे नहीं हट सकता। शाओयुन की बात को सुनकर सेक्ट मास्टर समझ जाता है कि अब चाहे शाओयुन को कितना भी समझा लो वो मानने वाला नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। और अब शाओयुन अपने मास्टर डिटियन के पास जाते हुए उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा था कि डिसाइपल शाओयुन मास्टर को ग्रीट करता है, जिस पर मास्टर डिटियन काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो खुश होते हुए शाओयुन से कहने लगते हैं अब तुम्हें अगले 100 सालों तक काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। जिस पर शाओयुन उनसे पूछता है कि आखिरकार अगले 100 सालों तक क्यों, जिस पर मास्टर डिटियन उससे कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि अभी के मेरे कल्टीवेशन लेवल को देखा जाए तो मैं उस हिसाब से सिर्फ 1000 साल ही जी सकता हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के 1000 सालों में से 900 साल तो पहले ही जी लिया है, इस वजह से मेरे पास अब 100 साल ही बचे हुए हैं। अगर तुम 100 सालों के अंदर केओस सूत्रा को मास्टर नहीं कर पाए तो तुम भी मेरी तरह अपनी कल्टीवेशन के पीक पर अटक जाओगे। जो सुनकर शाओयुन अपने मन में कहने लगा था कि मैंने इस बुड्ढे को अपना मास्टर बनाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सेक्ट के अंदर आता है, जहाँ पर शाओयुन केओस सूत्रा को कल्टीवेट कर रहा था। वहीं पर हम मास्टर डिटियन को देखते हैं, जो कि शाओयुन के पास खड़े होकर शाओयुन को केओस सूत्रा कल्टीवेट करते हुए देख रहे थे। पर तभी उनके पास एक एल्डर आते हुए कहने लगा था कि मास्टर, जहाँ तक मुझे पता है आपको केओस सूत्रा के फर्स्ट फॉर्म को कल्टीवेट करने में टोटल 7 दिन लग गए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे ये पता है, इसलिए तो मैं डिवाइन लिक्विड को शाओयुन के लिए बना रहा हूँ। तभी वो एल्डर शाओयुन को देखकर कहने लगा था कि मास्टर, इसने तो पहले लेवल को इतनी जल्दी सीख लिया। उस एल्डर का यहाँ पर अभी ये कहना खत्म हुआ ही नहीं था कि तभी दूसरे और तीसरे लेवल को भी सीख लिया। वो अभी यहाँ पर ये देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी शाओयुन धीरे धीरे करके सभी लेवल्स को सीख जाता है, जो देखकर मास्टर डिटियन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं पर उनके साथ खड़ा हुआ एल्डर कहने लगा था कि मास्टर, आपको केओस सूत्रा को पूरी तरह से समझने में 20 साल लग गए, लेकिन आपके डिसाइपल ने तो बस कुछ घंटे में ही पूरे लेवल को सीख लिया। इधर हम शाओयुन को देखते हैं, जिसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकलकर आसमान में जा रही थी, जिस एनर्जी को सेक्ट मास्टर भी देख लेते हैं और वो इस एनर्जी को देखकर कहने लगे थे कि लगता है इस बार एम्परर डिटियन अपना सब कुछ शाओयुन के ऊपर लगा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, एक बार कमेंट में जरूर से बता देना कि आपको ये न्यू सीरीज कैसी लगी। हेलो दोस्तों, तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के एपिसोड 2 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एल्डर फूगू को, जो कि मास्टर डिटियन से कहते हैं कि मास्टर, जैसा कि अब शाओयुन ने केओस सूत्रा के सभी फॉर्म को सीख लिया है, इस वजह से अब उसे डिवाइन लिक्विड की कोई भी जरूरत नहीं, तो क्या मैं इसे अपने डिसाइपल के लिए ले लूं? तो मास्टर डिटियन एल्डर फूगू को वो डिवाइन लिक्विड दे देते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एल्डर फूगू के डिसाइपल के ऊपर आता है, जो कि डिवाइन लिक्विड से कल्टीवेट कर रही थी। और अब वो अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहने लगी थी कि मास्टर, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, आपने मेरे लिए इतने ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर को लाया। अभी वो अपने मास्टर से ये सब कह ही रही होती है कि दूसरी तरफ हम शाओयुन को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस वजह से वो बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर आ गया था। जो देखकर मास्टर डिटियन और एल्डर फूगू के साथ लिन शाओया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि शाओयुन ने 1 घंटे के अंदर केओस सूत्रा के सभी फॉर्म्स को सीख लिया, साथ ही वो ब्रेक थ्रू करके बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर भी आ गया। अब मास्टर डिटियन शाओयुन के पास आते हुए उससे कहने लगे थे कि अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन वैसे ही बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इस वजह से अब तुम्हें अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तुम्हें फॉरबिडन लैंड के अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे काफी सारे फियर्स बीस्ट है, जिनसे फाइट करके तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें स्टार पवेलियन में जाकर अपने लिए एक अच्छी सी टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी, जिसका यूज करते हुए तुम फॉरबिडन लैंड के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। जो सुनकर शाओयुन काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर काफी सारे डिसिपल्स अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर एक डिसिपल फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने वाले पिलर के ऊपर पंच करता है, जिस वजह से उस पिलर के अंदर से 50,000 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। जो देखकर सभी डिसाइपल उस
उस डिसाइपल की तारीफ करने लगे थे। वहीं पर हम लिन शाओया को भी देखते हैं जो कि पिलर के ऊपर पंच करती है, जिस वजह से उसके पॉइंट्स पिछले वाले डिसाइपल से भी ज्यादा निकल कर आते हैं, जो देखकर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगे थे कि ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली। तभी इस जगह पर एक सीनियर डिसाइपल आ जाता है जिसका नाम चू जुंगशियान था और अब वो इस पिलर के ऊपर पंच करता है, जिस वजह से उसके पॉइंट्स 1 लाख निकल कर आते हैं, जो देखकर सभी डिसाइपल्स चू जुंगशियान की तारीफ करने लगे थे। मगर वहीं पर खड़ी लिन शाओया को ये सब बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। इस वजह से वो कहने लगी थी कि आखिरकार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे सीनियर शाओयुन तो तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर वो चाहे तो तुम्हें पल भर में ही हरा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा उड़ो मत। जो सुनकर एक डिसाइपल कहने लगता है, अरे ये तो वही शाओयुन है ना जिसने की कल गोल्डन बेल को 9 बार बजाया था, जिस वजह से सेक्ट लीडर ने उसे होली सन बना दिया। जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि सीनियर जूशियांग भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी गोल्डन बेल को 5 बार बजाया है। डिसाइपल्स की बातें सुनकर जूशियांग के भी ताव बढ़ जाते हैं। इस वजह से वो लिन के पास आकर कहने लगा था कि मुझे लगता है कि तुम्हारा सीनियर सेक्ट में चीटिंग करके एंटर हुआ है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है, मगर तभी उस जगह पर शाओयुन भी आ जाता है। शाओयुन को देखकर लिन उसके पास जाते हुए कहने लगी थी कि सीनियर, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, इसलिए अब आप इन सभी को बता दीजिए कि आप ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर शाओयुन भी स्माइल करते हुए उस पिलर को पंच करता है, मगर शाओयुन के हाथ में चोट लग जाता है, जिस वजह से उसे वहाँ पर दर्द होने लगा था, जो देखकर सभी डिसिपल्स उसके ऊपर हंसने लगे थे। इस वजह से शाओयुन उन सभी के इमोशन पॉइंट को कलेक्ट करके उस पिलर के ऊपर फिर से पंच करता है और इस बार शाओयुन के पंच की वजह से उस पिलर के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और शाओयुन के पॉइंट्स देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि शाओयुन के पॉइंट्स जोशियान के पॉइंट से 10 गुना ज्यादा थे, यानी 1 मिलियन। और अब लिन शाओयुन के पास आकर उसकी तारीफ करने लगी थी और कहने लगी थी कि मुझे पता ही था कि मेरे सीनियर सबसे बेस्ट हैं। इधर हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए कहने लगे थे कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, शाओयुन को सेक्ट में आए हुए बस 1 ही दिन हुआ है, तो आखिरकार इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे है। वहीं पर लिन भी इन डिसाइपल्स की बातें सुनकर मौके पे चौका मारते हुए शाओयुन की और भी ज्यादा तारीफें करने लगी थी। वो कह रही थी कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरे सीनियर ने तो बस 1 ही घंटे के अंदर बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर वो लोग तो और भी ज्यादा शॉक हो रहे थे। मगर वहीं पर हम जूशियान को देखते हैं जिसे शाओयुन की तारीफें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो लिन को धक्का मार के पीछे कर देता है। वहीं पर हम लिन को देखते हैं जो गिरने वाली थी, लेकिन शाओयुन सही वक्त पर आकर लिन को पकड़ लेता है और अब वो जूशियान को वार्न करते हुए कहने लगा था कि इस बार तुमने लिन को हाथ लगाया तो लगाया, लेकिन अगर अगली बार लगाया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। ये कहने के बाद वो दोनों स्टार पवेलियन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे डिसिपल्स अपने लिए कल्टीवेशन टेक्निक लेने के लिए आए थे। इधर हम एक एल्डर को देखते हैं जो मास्टर डीटियान से कहने लगा था कि मास्टर, मुझे पता चला है कि आपका डिसिपल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए जरूरी आपके डिसाइपल को इस जगह पर कुछ अच्छा टेक्निक मिलेगा। जो सुनकर मास्टर डीटियान मनी मन खुश हो रहे थे, मगर तभी इस जगह पर एक एल्डर आते हुए कहने लगा था कि मैं मानता हूँ कि शाओयुन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो इस जगह पर केओस सूत्रा को प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए वो भी अपने मास्टर की तरह यूजलेस बन जाएगा। एल्डर टियानी को देखकर वो दोनों एल्डर जो अभी शाओयुन की तारीफ कर रहे थे, वो एल्डर टियानी को कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगे थे कि एल्डर, आप तो हेवन रियलम के हाफ स्टेप पर पहुंच गए हो, सच में आप बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी हेवन रियलम के हाफ स्टेप पर पहुंच जाओगे। तो वो एल्डर कहने लगे थे कि वैसे भी सभी लोग डीटियान की तरह थोड़ी ना होते हैं। उसके बात को सुनकर मास्टर डीटियान उससे कहने लगे थे कि अगर तुम्हारी फालतू की बकवास खत्म हो गई हो तो यहाँ से चलते बनो। लेकिन तभी स्टार पवेलियन के एल्डर लिन का नाम अनाउंस करते हुए उसे एक टेक्निक देते हैं। जब लिन उस टेक्निक को लेती है तो उसे पता चलता है कि ये तो फर्स्ट क्लास की टेक्निक है, जिसको पाकर लिन काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जिसको देखकर जूशियान यहाँ पर कहने लगा था कि बस फर्स्ट क्लास की टेक्निक पाकर तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा खुश हो रही हो। वो अभी यहाँ पर लिन को ये सब कह ही रहा होता है कि तभी सेकंड नाम उसका आता है, जो सुनकर वो फौरन से अपनी टेक्निक को ले लेता है, जहाँ पर उसे सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक मिली थी। सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक को देखकर एक एल्डर टियानी से कहता है कि आपका डिसिपल तो बिल्कुल आपके ही जैसा है, जिस पर वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा डिसाइपल बिल्कुल मेरी ही तरह इमॉर्टलिटी को अचीव करेगा। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि अगर जूशियान को सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक मिली है तो मैं ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि शाओयुन को कौन सी टेक्निक मिलेगी, उसने तो गोल्डन बेल को 9 बार बजाया है। जो सुनकर जूशियान का मास्टर उन दोनों एल्डर को घूर कर देखता है तो वो दोनों एल्डर वहाँ पर खामोश हो जाते हैं और अब वो कहने लगा था कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ज्यादा टैलेंटेड है, फर्क बस इससे पड़ता है कि वो अपने लिए सही मास्टर को चूज करता है या नहीं। कुछ डिसाइपल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, मगर वो रॉन्ग पर्सन को चूज कर लेते हैं, जिस वजह से उनका फ्यूचर वेस्ट हो जाता है और उस वक्त उनका टैलेंट भी कुछ काम नहीं आता। जो सुनकर मास्टर डीटियन समझ जाते हैं कि वो उनको टॉन्ट मारते हुए शाओयुन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एल्डर टियानी से कहते हैं कि लगता है तुम अपनी पिछली बार की हार को भूल गए हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें किस तरह हराया था, और वैसे भी मेरे डिसाइपल ने तो तुम्हारे डिसाइपल को पहले ही हरा दिया है। तो एल्डर टियानी कहते हैं कि टेम्पररी फेलियर को कोई भी नहीं देखता, अगर कोई कुछ देखता है तो वो उसका फ्यूचर देखता है, इसलिए आने वाले 100 सालों के अंदर सभी लोगों को पता चल जाएगा कि होली सेट का सबसे पावरफुल मास्टर और डिसाइपल कौन है। और वैसे भी कुछ लोग तो 100 सालों के बाद इस तरह से गायब हो जाएंगे जैसे कि वो हम लोगों के बीच में थे ही नहीं। जो सुनकर एल्डर डीटियान टियानी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मगर तभी एक एल्डर आकर उन दोनों को वहाँ पर शांत कराने की कोशिश करने लगा था। इधर अब शाओयुन की बारी थी कि वो अपने लिए एक टेक्निक को चूज करे, इसलिए वो जाकर फौरन से एक टेक्निक को ले लेता है। जब वो उस टेक्निक को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो 3rd ग्रेड का टेक्निक है, जिसको कि कोई बच्चा भी सीख सकता है। इसलिए अब सभी लोग शाओयुन के ऊपर हंसने लगे थे और शाओयुन का मजाक उड़ाने लगे
लगे थे। वहीं पर मास्टर डीटियान को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके डिसाइपल को इतनी लो लेवल की टेक्निक मिली है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर जरूरी कुछ झोल है। और अब एल्डर टियानी मास्टर डीटियान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे थे कि मैंने सुना था कि शाओयुन सेक्ट के अंदर चीटिंग करके इंटर हुआ है, लेकिन तब मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, और अब ये देखने के बाद मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि शाओयुन चीटिंग करके ही इंटर हुआ है। अभी वो यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी स्टार पवेलियन के मास्टर इस जगह पर आते हुए मास्टर डीटियान से कहने लगे थे कि एम्परर डीटियान क्या आप स्टार पवेलियन के डिसीजन के खिलाफ है? तो वो कहने लगे थे कि एल्डर मैं बिल्कुल भी स्टार पवेलियन के डिसीजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शाओयुन के टैलेंट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उसे थर्ड ग्रेड की टेक्निक को देना चाहिए, क्योंकि पिछले 1000 सालों के बाद ऐसा टैलेंट हमारे सेट के अंदर अपीयर हुआ है। अगर आज हम शाओयुन को सपोर्ट करेंगे तो फ्यूचर में शाओयुन भी हमारे सेट को सपोर्ट करेगा, इसलिए आपको इस बारे में एक बार जरूर से सोचना चाहिए। जिस पर एल्डर टियानी स्टार पवेलियन के मास्टर को भड़काते हुए कहने लगा था कि एल्डर आज नहीं तो कल शाओयुन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डीटियान के पाथ पर चल रहा है। एल्डर टियानी की बातों को सुनकर मास्टर डीटियान काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो गुस्से में आकर एल्डर टियानी से भिड़ने वाले थे, मगर स्टार पवेलियन के मास्टर उन दोनों को वहां से पीछे हटा देते हैं। और अब मास्टर डीटियान स्टार पवेलियन के एल्डर से कहने लगे थे कि एल्डर शायद आपको नहीं पता होगा कि मेरा डिसाइपल कितना ज्यादा टैलेंटेड है। कल के दिन उसने कुछ ही घंटों के अंदर केओस सूत्र के सभी फॉर्म्स को सीख लिया, साथ ही वो बॉडी रिफाइनिंग रियलम के 9th लेवल पर भी ब्रेक थ्रू करके पहुंच गया। इसलिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में शाओयुन के अचीवमेंट्स कितने ज्यादा होंगे। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए स्टार पवेलियन के लोगों से कहने लगा था कि स्टार पवेलियन के लोगों, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे लो लेवल की टेक्निक देकर मुझे दबा सकते हो तो तुम बिल्कुल भी सही नहीं सोच रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे इन घटिया चालों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। वहीं पर हम एल्डर टियानी को देखते हैं जो स्टार पवेलियन के मास्टर को भड़काते हुए कहने लगा था कि एल्डर आप इस बेवकूफ शाओयुन के बात में मत आना, वो यहाँ पर आपको बस अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर दूसरी तरफ एम्परर डीटियान स्टार पवेलियन के मास्टर को मनाने की कोशिश कर रहे थे। अब स्टार पवेलियन के मास्टर शाओयुन के कॉन्फिडेंस और एम्परर डीटियान की बातों को सुनकर अपने मन में सोच रहे थे कि अगर एम्परर डीटियान जैसा बोल रहे वैसा है तो फिर ये शाओयुन तो एक मॉन्स्टर है। इन सब चीजों को नजर में रखते हुए स्टार पवेलियन के मास्टर शाओयुन को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अब शाओयुन के चारों तरफ काफी सारे हाई लेवल की टेक्निक्स घूमने लगते हैं, जिनको देखकर शाओयुन कहने लगा था कि ये सभी तो हाई लेवल की टेक्निक्स है, आखिरकार सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक किधर है? मुझे सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक चाहिए। जिस पर जोशियन शाओयुन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था कि सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक बस मुझ जैसे किस्मत वालों को ही मिलती है, और कुछ लोगों को तो सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक खुद से बनानी पड़ती है, जिसमें कि उन्हें काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। और अब शाओयुन के दिमाग में आता है कि क्यों ना वो भी सुप्रीम ग्रेड के टेक्निक को खुद से बनाए, इसलिए अब वो यहाँ पर सभी हाई लेवल के टेक्निक्स को मर्ज करते हुए एक सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक को बना लेता है, जो कि सेम टू सेम जोशियन की टेक्निक जैसी थी, जो देखकर सभी लोग वहाँ पर शॉक हो गए थे। और अब स्टार पवेलियन के मास्टर ये देखकर कहने लगे थे कि तुम दोनों को इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए 10 सालों का वक्त दिया जाता है। अगर तुम दोनों में से जो कोई भी इस टेक्निक को सबसे पहले मास्टर कर लेगा, ये टेक्निक हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। जो सुनते ही शाओयुन इस जगह पर उस टेक्निक के सभी फॉर्म्स को मास्टर करने की कोशिश करने लगता है, और वो धीरे धीरे इस टेक्निक के सभी फॉर्म्स को सीखता जा रहा था, जिस वजह से एल्डर टियान जोशियन को शाओयुन के ऊपर अटैक करके उसे यहाँ पर मारने का ऑर्डर दे देते हैं। जो सुनते ही जोशियन फौरन से जाकर शाओयुन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शाओयुन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे प्रैक्टिस के दौरान मुझे डिस्टर्ब करने की, लगता है तुम्हें आज यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद शाओयुन जोशियन के ऊपर सुप्रीम ग्रेड के टेक्निक से अटैक करते हुए उसे यहाँ पर कुत्ते की तरह पीटने लगता है। अपने डिसाइपल को यहाँ पर शाओयुन के हाथों पीटता हुआ देखकर एल्डर टियानी शाओयुन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इस वजह से वो शाओयुन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे थे, मगर मास्टर डीटियान आकर एल्डर टियानी के हाथ को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भले ही अभी के लिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट और अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल शो कर रहे हो, मगर वो अभी के लिए एल्डर डीटियान जितना पावरफुल नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर मजबूरन रुकना पड़ा था। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक के फाइनल फॉर्म से जोशियन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर जोशियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और अब वहीं पर मास्टर डीटियान एल्डर टियानी को चिढ़ाते हुए कहने लगे थे कि क्या तुम अब यहाँ पर मेरे डिसाइपल को कुछ इंस्ट्रक्शन देना नहीं चाहोगे? एल्डर डीटियान के इसी बात के साथ हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के एपिसोड 3 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओयुन ने सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक के सभी फॉर्म्स को सीख लिया था, जिस वजह से अब स्टार पवेलियन के मास्टर सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक को हमेशा हमेशा के लिए शाओयुन को दे देते हैं। अब हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर फुगो अपनी डिसाइपल लिन को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और उसी जगह के पास में ही मास्टर डीटियान और शाओयुन फिशिंग कर रहे थे। अब शाओयुन मास्टर डीटियान से कहता है कि मास्टर, मुझे पता चला है कि ड्रैगन नेस्ट ओपन होने वाला है और उस जगह पर हमारे सेक्ट के कुछ डिसिपल जाकर ट्रेनिंग करेंगे, तो क्या मैं भी उस जगह पर जाकर ट्रेनिंग कर सकता हूँ? जो सुनते ही मास्टर डीटियान उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि ड्रैगन नेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम वहाँ पर ना ही जाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर भी कुछ फायदा नहीं होगा। जो सुनकर शाओयुन मास्टर डीटियान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे ड्रैगन नेस्ट में जाने दे, मगर वो अभी भी उसे मना करते हुए कहने लगे थे कि ड्रैगन नेस्ट तो बस डिसाइपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक जरिया है, जिस जरिए की वजह से पावरफुल सेक्ट के डिसाइपल्स कमजोर सेक्ट
सेक्ट के डिसाइपल्स को वहाँ पर ट्रैप करके किल कर देते हैं। जो सुनकर वो मास्टर डिटियन से कहता है कि मास्टर आप मेरे बारे में फिक्र ना करें, मेरे पास भी अपने कुछ प्लान्स है। अभी वो यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे कुछ लोग सेक्ट की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इधर हम मास्टर फुगू को देखते हैं जो लिन को ढूंढ रहे थे, क्योंकि लिन मास्टर फुगू से बचकर छुप गई थी। अब हम ताइचू सेक्ट के लोगों को देखते हैं जो होली सेक्ट के मेन हॉल के अंदर आ जाते हैं। अब हम ताइचू सेक्ट की एक डिसाइपल को देखते हैं जो मास्टर टियानिये की बेइज्जती करते हुए कहने लगी थी कि होली सेक्ट के सेकंड पावरफुल मास्टर तो बस हेवन रियलम के हाफ स्टेप पर ही है। होली सेक्ट तो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। जो सुनकर उसका मास्टर उसे डांटते हुए वहाँ पर चुप करा देता है। और अब वो मास्टर होली सेक्ट के सेक्ट लीडर से कहता है कि मास्टर मैं ताइचू सेक्ट का एक एल्डर हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि ड्रैगन नेस्ट यहाँ पर कुछ ही दिनों में ओपन होने वाला है, इसलिए ताइचू सेक्ट के लीडर ने होली सेक्ट को स्पेशल इन्विटेशन दिया है ताकि दोनों सेक्ट के डिसिपल्स ड्रैगन नेस्ट में जाकर ट्रेनिंग कर सके और अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। जो सुनकर एल्डर टियानिये अपने साथ वाले एल्डर से पूछने लगे थे कि क्या तुम इस बार अपने डिसाइपल्स को ड्रैगन नेस्ट में भेजोगे, जिस पर वो सभी कहने लगे थे कि पिछली बार हमने अपने डिसाइपल्स को ड्रैगन नेस्ट में ट्रेनिंग के लिए भेजा था मगर उनमें से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया, इसलिए इस बार तो हम अपने डिसाइपल्स को बिल्कुल भी ड्रैगन नेस्ट में नहीं भेजेंगे। और अब वो एल्डर सेक्ट लीडर से कहने लगा था कि मास्टर ये दोनों हमारे सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल्स है, तो क्यों ना आपके सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल्स के साथ इन दोनों का एक छोटा सा फ्रेंडली मैच हो जाए। वहीं पर हम लिन को देखते हैं जो एक जगह पर छुपकर इन सभी चीजों को देख रही थी। और अब ताइचू सेक्ट का एक डिसाइपल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगा था कि मेरा नाम शी यूलोंग है और मैं बॉडी रिफाइनिंग रियलम के 9th लेवल पर हूँ। वहीं पर दूसरी डिसाइपल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगी थी मेरा नाम फू मियाओलोंग है, मैं ताइचू सेक्ट की सबसे पावरफुल डिसाइपल हूँ और मैं बॉडी रिफाइनिंग रियलम के 10th लेवल पर हूँ। जो सुनकर ये दोनों एल्डर्स आपस में कहने लगे थे कि हमारे डिसाइपल्स तो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो इन दोनों का सामना कर सके, इसलिए एक एल्डर टियानी से कहता है कि एल्डर आपका डिसाइपल तो हमारे सेक्ट का सेकंड सबसे पावरफुल डिसाइपल है, इसलिए क्यों ना आप अपने डिसाइपल को इन दोनों से फाइट करने के लिए यहाँ पर बुला लें। मगर वो इस चीज से अपना मुंह फेर लेता है, इसलिए सेक्ट लीडर कहने लगे थे कि जाकर जल्दी से एल्डर डिटियन और उनके डिसाइपल को इस जगह पर बुला कर लाओ। लेकिन तभी लिन इस जगह पर एंट्री मारते हुए कहने लगी थी कि मैं इन दोनों से फाइट करूंगी। लिन को देखकर सेक्ट लीडर एल्डर से पूछने लगे थे कि आखिरकार ये बच्ची है कौन। तो एक एल्डर कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने आज से पहले इस लड़की को हमारे सेक्ट के अंदर नहीं देखा। जिस पर दूसरे एल्डर कहता है कि अरे मुझे अभी याद आया, ये तो लिन शाओया है, या हमारे सेक्ट के न्यू डिसाइपल्स में से एक है। जो सुनकर दूसरा एल्डर लिन शाओया को यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि बच्ची तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ क्योंकि ये जगह कोई खेलने की जगह नहीं है। ताइचू सेक्ट का एल्डर लिन शाओया को देखकर हंसने लगा था और कहने लगा था कि क्या होली सेक्ट के अंदर बस यही सबसे पावरफुल डिसाइपल है, मगर इसकी पावर को देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि ये होली सेक्ट की सबसे पावरफुल डिसाइपल है क्योंकि ये इतनी ज्यादा कमजोर जो है। तभी एल्डर टियानी ताइचू सेक्ट के एल्डर से कहने लगे थे कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन शाओया की यहाँ पर बेइज्जती करने की। लिन शाओया हमारे सेक्ट की सबसे पावरफुल डिसाइपल नहीं है बल्कि वो तो हमारे सेक्ट की 3rd सबसे पावरफुल डिसाइपल है। जो सुनकर लिन शाओया यहाँ पर चौड़ में आ जाती है और अब ताइचू सेक्ट की डिसाइपल और लिन शाओया के बीच में यहाँ पर फाइट होने लगती है, जिसमें कि ताइचू सेक्ट की डिसाइपल अपने शॉट से लिन शाओया के ऊपर काफी सारे अटैक्स करती है मगर लिन शाओया उसके सभी अटैक से बच गई थी, मगर वो एंड मोमेंट में लिन शाओया को किक कर देती है जिस वजह से लिन शाओया पीछे की ओर धकेली गई थी, जिस वजह से लिन शाओया काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और गुस्से में आकर अपने व्हीप से काफी सारे अटैक्स उसके ऊपर कर देती है। मगर वो लिन शाओया के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके पास आकर उसके गले पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट कर देती है, जिस वजह से अब लिन शाओया को यहाँ पर मजबूरन हार मानना पड़ा था। लेकिन वो कहने लगी थी कि मुझे हराकर तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस सेक्ट की 3rd सबसे पावरफुल डिसाइपल हूँ और मेरे सीनियर ब्रदर इस सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल है, इसलिए जब उनसे तुम्हारा सामना होगा तब वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। जो सुनकर ताइचू सेक्ट की डिसाइपल उसे वहाँ पर बेहोश कर देती है और अब वो कहने लगी थी कि आने दो तुम्हारे सीनियर ब्रदर को, मैं उसकी हालत भी तुम्हारी तरह ही कर दूंगी। ताइचू सेक्ट का एल्डर ये सब देखकर यहाँ पर हंसने लगा था, क्या होली सेक्ट के डिसाइपल्स के अंदर बस इतनी ही ताकत है। तभी एक डिसाइपल सेक्ट लीडर को इन्फॉर्म करते हुए कहने लगा था कि मास्टर डिटियन और उनका डिसाइपल शाओयुन इस जगह पर आ रहे हैं। उसके ये कहते ही मास्टर डिटियन और शाओयुन इस जगह पर आ जाते हैं। सेक्ट लीडर ताइचू सेक्ट के एल्डर से शाओयुन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहने लगे थे कि यह हमारे सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल शाओयुन है, जिसको देखकर ताइचू सेक्ट का एल्डर कहने लगा था कि अच्छा तो यह है आपके सेक्ट का होली सन। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो मास्टर डिटियन के साथ चलते हुए इस जगह पर आ रहा था। तभी उसे यहाँ पर लिन शाओया बेहोश दिखाई देती है तो उसे फौरन से जाकर संभालते हुए कहने लगा था कि आखिरकार यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई मेरी जूनियर लिन शाओया को हर्ट करने की। तभी उसे यहाँ पर ताइचू सेक्ट की डिसाइपल दिखाई देती है जिसको देखकर वो कहने लगा था कि क्या तुमने लिन शाओया को हर्ट किया। तो वो कहती है कि तुम्हारी जूनियर सिस्टर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पकपक कर रही थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर खामोश कर दिया। फू मियाओटोंग की बातें सुनकर शाओयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमने ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें इस चीज के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सुनकर फू मियाओटोंग शाओयुन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले कि शाओयुन और फू मियाओटोंग के दरमियान यहाँ पर फाइट शुरू हो पाती, तभी फू मियाओटोंग का जूनियर उसके पास आते हुए कहने लगा था कि सीनियर सिस्टर आपको शाओयुन से लड़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। इधर हम जूशियांग को देखते हैं जो फुल डीसी मारते हुए इस जगह पर आ रहा था और अब वो ताइचू सेक्ट के डिसिपल से कहने लगा था कि तुम्हें शाओयुन से पंगा नहीं लेना चाहिए था क्योंकि शाओयुन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि मैं भी उसे नहीं हरा पाया। और अब जूशियांग शाओयुन से कहने लगा था कि शाओयुन तुम्हें हमारे सेक्ट के रेपुटेशन के लिए इन दोनों से फाइट करना ही पड़ेगा, इसलिए
उठो और जल्दी से फाइट करो। जो सुनकर शाओयुन समझ जाता है कि जूशियन बस उसे यहाँ पर पिटता हुआ देखना चाहता है, इसलिए शाओयुन बाजी पलटते हुए कहने लगा था कि जूशियन तुम हमारे सेक्ट के सेकंड सबसे पावरफुल डिसाइपल हो और ये बंदा भी अपने सेक्ट का सेकंड सबसे पावरफुल डिसाइपल है, इसलिए क्यों ना तुम दोनों आपस में फाइट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लोग बाद में हमसे कहें कि हम लोगों ने चीटिंग किया है। अब टाइचू सेक्ट का डिसाइपल ये सुनते ही जूशियन को एक ही अटैक में नॉकआउट कर देता है, जो देखकर होली सेक्ट के एल्डर्स कहने लगे थे कि इस डिसाइपल के पास तो लाइटनिंग बॉडी है, इसलिए जाहिर सी बात थी कि जूशियन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो लिन शाओ और जूशियन को साइड में लेकर जा रहा था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम ताइचू सेक्ट के एल्डर को देखते हैं जो शाओयुन को जाता हुआ देखकर समझ रहा था कि शाओयुन उसके डिसाइपल से नहीं लड़ना चाहता है, इस वजह से वो यहाँ पर पीछे हट रहा है। अब वो कहने लगा था ये मैच तो शुरू होते ही खत्म हो गया, मगर तभी शाओयुन एल्डर को जवाब देते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि मैंने हार मान लिया है, मैं तो बस अपने फेलो डिसाइपल्स को साइड में कर रहा था ताकि फाइट के दौरान उन दोनों को चोट न लग जाए। अब वो ताइचू सेक्ट के दोनों डिसाइपल्स को उसके ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए कहता है, जो सुनकर होली सेक्ट के सभी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो कहने लगे थे कि हम मानते हैं कि शाओयुन एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, मगर हमें नहीं लगता कि शाओयुन को इन दोनों से एक साथ फाइट करना चाहिए क्योंकि इन दोनों की कल्टीवेशन शाओयुन से ज्यादा है। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जिसको काफी सारे इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिल रहे थे क्योंकि शाओयुन ने अपने बातों से इन सभी के इमोशन को ट्रिगर कर दिया था। अब ताइचू सेक्ट का एल्डर अपने डिसाइपल से कहने लगा था कि जैसा कि शाओयुन को अब तुम दोनों से एक साथ फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो तुम दोनों एक साथ फाइट करके इसे हरा दो। जो सुनकर फू मियालोंग कहने लगी थी कि आखिरकार इस कमजोर से डिसाइपल को हराने के लिए हम दोनों की क्या जरूरत, मैं तो बस इसे अकेले ही हरा सकती हूँ। ये कहने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए शाओयुन के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो फू मियाओलोंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए 9 टन हार्मनी फिस्ट के 8वें फॉर्म से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर एक ही बार में ढेर हो गई थी। अपनी सीनियर सिस्टर को शाओयुन के बस एक ही अटैक से नॉकआउट होता हुआ देखकर शियुलोंग शाओयुन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो गुस्से में आते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी सीनियर सिस्टर को इतनी बुरी तरीके से हर्ट करने की, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती एक लड़की के ऊपर इस तरह से अटैक करते हुए। जो सुनकर शाओयुन उसे जवाब देते हुए कहने लगा था कि ये सब तो सबसे पहले तुमने ही शुरू किया मेरी जूनियर सिस्टर को हर्ट करके। ये कहने के बाद शाओयुन टाइची डिवाइन पाम को यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगा था, जो देखकर होली सेक्ट के सभी एल्डर्स परेशान हो गए थे। इधर शियुलोंग शाओयुन से कहने लगा था कि अब यहाँ पर किसी भी टेक्निक का प्रैक्टिस करके कोई भी फायदा नहीं क्योंकि अब तुम यहाँ पर हारने वाले हो। लेकिन शाओयुन इस जगह पर टाइची डिवाइन पाम को सीख लेता है, जो देखकर सेक्ट लीडर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहने लगे थे कि शाओयुन तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये तो फाइट के दौरान किसी भी टेक्निक को बहुत ही आसानी से सीख लेता है। वहीं पर हम शियुलोंग को देखते हैं जो बिना वक्त जाया करते हुए शाओयुन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है, मगर शाओयुन उसके सभी अटैक से बच गया था, जिस वजह से शियुलोंग शाओयुन को भड़काते हुए कहने लगा था कि क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही क्वालिफिकेशन है, क्या तुम मुझसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते। हम देखते हैं शाओयुन को जो कि शियुलोंग के बातों से सच में भड़क गया था। अब शाओयुन शियुलोंग के ऊपर काफी सारे हमले करता है, मगर शियुलोंग शाओयुन के सभी हमलों से बचता जा रहा था क्योंकि उसके पास लाइटनिंग बॉडी थी और लाइटनिंग बॉडी की वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद शियुलोंग शाओयुन के चारों तरफ अपनी लाइटनिंग स्पीड से घूमने लगा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो शाओयुन के चारों तरफ गोल गोल घूमेगा तो शाओयुन उसे कभी भी सेंस नहीं कर पाएगा और वो अचानक से जाकर शाओयुन के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देगा, जिस वजह से शाओयुन एक ही बार में यहाँ पर ढेर हो जाएगा। मगर हम शाओयुन को देखते हैं जिसे शियुलोंग की स्पीड से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस अपने एक ही पंच से शियुलोंग को यहाँ पर घायल कर चुका था। इधर हम शियुलोंग को देखते हैं जो खड़े होते हुए शाओयुन से कहने लगा था कि एक मामूली से कीड़े आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे हाथ लगाने की, जिस पर शाओयुन कहता है रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये कहने के बाद शाओयुन सिस्टम को डिवाइन स्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। अब हम शाओयुन को देखते हैं जो काफी तेजी से शियुलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, वहीं पर शियुलोंग भी शाओयुन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अब ये दोनों बहुत ही तेजी से आपस में फाइट करने लगे थे, जिस वजह से यहाँ पर एनर्जी रिलीज होने लगी थी। इधर हम एल्डर्स को देखते हैं जो शाओयुन के डिवाइन स्टॉर्म टेक्निक को देखकर कहने लगे थे कि शाओयुन तो डिवाइन स्टॉर्म टेक्निक को परफेक्शन तक सीख चुका है, जिस पर सेक्ट लीडर कहने लगे थे कि शाओयुन ने बस डिवाइन स्टॉर्म टेक्निक को परफेक्शन तक ही नहीं सीखा है, उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी 4 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो शियुलोंग से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ गिव अप करने का, अगर तुमने यहाँ पर हार मान लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन शियुलोंग का घमंड तो 7वें आसमान पे था, इसलिए वो मना करते हुए कहने लगा था कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने फाइट पर ध्यान दो। जो सुनकर अब शाओयुन समझ चुका था कि इस मंद बुद्धि को यहाँ पर समझाकर कोई भी फायदा नहीं है, इसे यहाँ पर अब बजाना ही होगा। ये कहने के बाद शाओयुन इसे मारते हुए मेन हॉल से बाहर लेकर आ जाता है और अब वो शियुलोंग को ऐसा धोता है जैसे धोबी घाट पे धोबी कपड़े को धोता है। शियुलोंग को इतना धोने के बाद भी शाओयुन का यहाँ पर मन नहीं भरता है, इस वजह से वो शियुलोंग का मुंह पकड़ते हुए उसे सीढ़ियों से रगड़कर मेन हॉल के अंदर लाकर फेंक देता है। अब शाओयुन शियुलोंग के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने वाला था कि तभी टाइचू सेक्ट का एल्डर शियुलोंग के चारों तरफ
तरफ एक बैरियर बना देता है, जिस वजह से शायून का अटैक शियुलोंग को नहीं लगता और शियुलोंग यहाँ पर बच जाता है। टाइचू सेक्ट के एल्डर की इस हरकत को देखकर शायून इस जगह पर और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और अब वो 9-10 हार्मनी फिस्ट को एक्टिवेट करने लगा था, जो देखकर टाइचू सेक्ट का एल्डर सेक्ट लीडर से शायून को रोकने के लिए कहता है, मगर सेक्ट लीडर शायून को नहीं रोकते हैं क्योंकि पहले के टाइम पे ये लोग भी कुछ इसी तरह से होली सेक्ट के डिसाइपल्स को पीटा करते थे। इधर हम शायून को देखते हैं जो 9-10 हार्मनी फिस्ट का यूज करते हुए टाइचू सेक्ट के एल्डर के बैरियर को तोड़ देता है और अब शायून का अटैक शियुलोंग को लगने ही वाला था कि तभी शायून अपने अटैक को रोक लेता है। शियुलोंग को हराने की वजह से सिस्टम शायून को 3 इनलाइटमेंट पॉइंट देती है, जिस वजह से शायून भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें रात का वक्त दिखाया जाता है और इस जगह पर टाइचू सेक्ट के एल्डर और उनके डिसाइपल्स अपने सेक्ट वापस जा रहे थे, जहाँ पर जाते जाते शियुलोंग अपने एल्डर से कह रहा था कि आज के बाद मैं कभी भी शायून से पंगा नहीं लूंगा। जो सुनकर एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर शायून से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है शायून बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसको कि मास्टर टियान ने काफी सारे एलेक्सर्स और मेडिसिन देकर इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया है। एल्डर की बात सुनकर शियुलोंग कहने लगा था कि बात चाहे जो भी हो, मगर मैं बिल्कुल भी उससे फाइट नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर एल्डर उससे कहते हैं कि बच्चे क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? मैंने खुद उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया है, उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं और वैसे भी वो फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा क्योंकि एलेक्सर्स और पिल्स पर रिलाई होते हुए भले ही तुम शॉर्ट टाइम के लिए पावरफुल हो सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एलेक्सर्स और पिल्स बिल्कुल भी काम नहीं आते। इसलिए अब तुम शायून की फिक्र छोड़कर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। जैसे ही हम सेक्ट में पहुंच जाएंगे तो मैं तुम दोनों के लिए कुछ ट्रेजर्स का इंतजाम कर दूंगा, जिसका यूज करते हुए तुम ड्रैगन नेस्ट में शायून को बहुत ही आसानी से हरा दोगे। और इसी के साथ हमारा ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर मास्टर डीटियन और शायून के ऊपर आता है और इस जगह पर मास्टर डीटियन शायून के आज के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर शायून मास्टर डीटियन से कह रहा था कि मास्टर अब तो आपको मुझ पर यकीन हो चुका है ना कि मैं ड्रैगन नेस्ट में जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ। जिस पर मास्टर डीटियन शायून से कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइचू सेक्ट वालों ने हमसे झूठ कहा है। उनकी तरफ से ड्रैगन नेस्ट में 2 डिसाइपल्स नहीं बल्कि 3 डिसाइपल्स जाएंगे, जिनमें से तीसरे के पास तो टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करने की पावर है, साथ ही उसके पास सुप्रीम बॉडी भी है। इसलिए तुम्हें वहाँ पर टाइचू सेक्ट वालों को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मास्टर डीटियन की बात को सुनकर शायून इस जगह पर परेशान हो गया था और उनसे पूछने लगा था कि मास्टर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। मास्टर डीटियन मुस्कुराते हुए शायून से कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ड्रैगन नेस्ट जाने से पहले कुछ टेक्निक्स सिखा दूंगा। मास्टर डीटियन के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिन शाओ को दिखाया जाता है जो कि एक फ्लावर को तोड़कर उसकी खुशबू को सूंघते हुए कहने लगी थी कि इतने दिनों बाद जाकर आज मुझे मास्टर फुगू की ट्रेनिंग से आज़ादी मिली है। वो अभी यहाँ पर ये सब कह ही रही थी कि तभी इस जगह पर मास्टर फुगू और शायून आ जाते हैं और अब लिन शाओ एक बड़े से टावर को देखकर मास्टर फुगू से पूछने लगे थे कि मास्टर आखिरकार ये टावर है क्या। तो मास्टर फुगू उसके क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहने लगे थे कि इस टावर को फैंटम क्लोन टावर कहा जाता है क्योंकि इस टावर के अंदर हमारे सेक्ट के सभी जीनियस डिसाइपल्स के क्लोन मौजूद है। अगर तुमने इस टावर के किसी एक डिसाइपल के क्लोन को भी हरा दिया तो उसकी जगह पर इस टावर के अंदर तुम्हारा क्लोन बन जाएगा। तभी शाओयुन भी इस जगह पर मौजूद स्टोन टैबलेट्स के बारे में मास्टर फुगू से पूछने लगा था, जिस पर मास्टर फुगू बताते हुए कहने लगे थे कि लेफ्ट साइड का जो स्टोन टैबलेट है इसमें उन टॉप 100 डिसाइपल्स के नाम है जिनके क्लोन इस टावर के अंदर मौजूद है और राइट साइड वाले स्टोन टैबलेट में सेक्ट के हिस्ट्री के सभी पावरफुल डिसाइपल्स के नाम मौजूद है। मास्टर फुगू की बात को सुनकर शाओयुन कहने लगा था कि आज मैं इन दोनों स्टोन टैबलेट्स के जीनियसेस को हराकर अपना नाम फर्स्ट प्लेस पर दर्ज कराऊंगा। जो सुनकर एक डिसाइपल शाओयुन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था कि बच्चे यहाँ पर ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ। तुम्हें क्या लग रहा है इस स्टोन टैबलेट के फर्स्ट प्लेस पर अपना नाम लिखवाना कोई बच्चों का खेल है? जरा अपनी कल्टीवेशन पर नजर डालो, तुम अभी बस बॉडी रिफाइनिंग रियलम पर ही हो, इसलिए बच्चे घर पे जाओ और दूध पी के सो जाओ। जो सुनकर लिन शाओ उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि तुम्हें इस स्टोन टैबलेट के ऊपर किसी लिंजी नाम के जीनियस बंदे का नाम नजर आ रहा है। जो सुनकर लिन शाओ स्टोन टैबलेट के ऊपर नजर घुमाती है मगर उसे लिंजी नाम का कोई भी पर्सन दिखाई नहीं देता है। तो वो डिसाइपल कहता है कि जरा ध्यान से देखो। इस डिसाइपल की बात को सुनकर लिन शाओ ध्यान से स्टोन टैबलेट के ऊपर देखने लगी थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वहाँ पर आखिर में लिंजी का नाम दिखाई देता है। अब वो डिसाइपल कहने लगा था कि वो जीनियस डिसाइपल लिंजी मैं ही हूँ और मेरी कल्टीवेशन तो तुम्हारे सीनियर ब्रदर से भी ज्यादा है, मगर फिर भी मैं रैंकिंग लिस्ट के 100 प्लेस पर हूँ। जो सुनकर लिन शाओ शॉक हो गई थी क्योंकि लिंजी जैसा पावरफुल कल्टीवेटर भी बस इस स्टोन टैबलेट के आखिरी प्लेस पर है। इधर हम शाओयुन को देखते हैं जो फैंटम टावर के अंदर आ गया था, जहाँ पर उसे लिंजी का क्लोन दिखाई देता है जो लिंजी की तरह ही अपनी तारीफें करने में लगा हुआ था। तो शाओयुन उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह पर एक पंच कर देता है, मगर वो शाओयुन के एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है। बाहर की तरफ हम लिंजी को देखते हैं जो लिन शाओ के पास आकर कहने लगा था कि जूनियर, मुझे तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मालूम होती हो, तो फिर क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो। अगर तुमने मुझे ज्वाइन कर लिया तो तुम भी मेरी तरह काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। मगर लिन शाओ उसे फुल टू इग्नोर मारते हुए रैंकिंग लिस्ट में शाओयुन के नाम का इंतजार कर रही थी। तभी काफी सारे डिसाइपल्स शोर मचाते हुए कहने लगे थे कि अरे रैंकिंग लिस्ट में से लिंजी का नाम तो हट गया है और उसकी जगह पे शाओयुन का नाम आ गया है। जो सुनकर लिंजी की हालत वहाँ पर खराब हो जाती है और अब वो रोते हुए कहने लगा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है।
है कि एक बॉडी रिफाइनिंग रियलम के कल्टिवेटर ने मुझे हरा दिया। और अब एक डिसाइपल कहने लगा था कि लगता है शायून को अब बस रैंकिंग लिस्ट का 80 नंबर वाला बंदा ही हरा सकता है। वो डिसाइपल अभी यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी दूसरा डिसाइपल कहने लगा था कि 80 नंबर वाले को छोड़ो, वो तो डायरेक्ट 50 नंबर पे पहुंच गया है। तभी दो डिसाइपल अपना सर पकड़ते हुए कहने लगे थे कि 50 नंबर वाले को भी छोड़ो, शायून रैंकिंग लिस्ट के टॉप 10 पर आ गया है। इधर हम टावर के अंदर शायून को देखते हैं जो रैंकिंग लिस्ट के 10th प्लेस वाले बंदे से फाइट कर रहा था, जहाँ पर वो उसके अटैक को डॉच करते हुए 9-10 हार्मनी फिस्ट से उसे एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। बाहर सभी लोग ये सोचकर अभी परेशान हो रहे थे कि आखिरकार कोई इतना ज्यादा कैसे स्ट्रांग हो सकता है कि एक ही दिन के अंदर वो टॉप 100 से टॉप 10 पर आ जाए। टावर के अंदर की तरफ हम शायून को देखते हैं जिसकी फाइट अभी रैंकिंग लिस्ट के 3rd प्लेस वाले डिसाइपल से होने वाली थी, जहाँ पर वो थोड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद अपने न्यू टेक्निक शाओली फ्लाइंग नाइफ से 3rd रैंक वाले डिसाइपल को भी हरा देता है। अब बारी आती है 2nd रैंक वाले डिसाइपल की, जो कि आते साथ ही शायून को एक ही बार में नॉकआउट करने का सोच रहा था, इसलिए वो अपने सबसे पावरफुल शॉट टेक्निक से शायून के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इससे पहले कि उस डिसाइपल का अटैक शायून को हिट होता, शायून फौरन से डीमन लेपर्ड रोर के इस्तेमाल से 2nd रैंक वाले डिसाइपल का गेम ओवर कर देता है। 2nd रैंक वाले डिसाइपल को हराने के बाद शायून चिल्लाते हुए कहने लगा था कि अब बारी है 1st रैंक वाले डिसाइपल की। अब हमें बाहर की तरफ कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे कि शायून को तो ब्रदर लू भी नहीं रोक पाए, जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि अब सीनियर सिस्टर शुई की बारी है, इसलिए अब देखना ये होगा कि शायून सिस्टर शुई को हरा पाएगा या फिर नहीं। जो सुनकर लिन शाओया कहने लगी थी कि आखिरकार ये शुई कौन है, जिस पर वो डिसाइपल्स कहने लगे थे कि क्या तुम्हें सीनियर शुई के बारे में नहीं पता। तो लिन शाओया कहती है कि हाँ मुझे नहीं पता। अब वो डिसाइपल्स उसके बारे में बताने लगते हैं कि वो रैंकिंग लिस्ट की 1st नंबर पे आती है। तभी इस जगह पर रैंकिंग लिस्ट की 1st प्लेस होल्डर शुई भी आ जाती है, जिस पर वो दोनों डिसाइपल्स कहने लगे थे कि अरे शाओयुन के परफॉर्मेंस को देखने के लिए तो इस जगह पर सीनियर सिस्टर शुई भी आ गई है। तभी एक डिसाइपल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शाओयुन सिस्टर शुई को हरा पाएगा क्योंकि इनकी पावर बेमिसाल है, जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन कभी शाओयुन ने सिस्टर शुई को हरा दिया तो फिर क्या सिस्टर शुई अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेंगी। गाइस अब हमें टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टर शुई शाओयुन से कह रही थी कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी फॉलोवर बन जाऊंगी और हमेशा के लिए तुम्हें फॉलो करूंगी। जो सुनकर शाओयुन अपने मन में सोचने लगा था कि क्या इसे डर नहीं लगता कि अगर आज के दिन मेरी जगह पे कोई बुरा पर्सन होता तो वो इससे कुछ भी करा सकता था। अब सिस्टर शुई शाओयुन के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर शाओयुन उसके अटैक को अपने टाइची डिवाइन पाम से ब्लॉक कर रहा था। शाओयुन शुई के अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है मगर वो खुद भी 2 कदम पीछे हो गया था। अब शुई शाओयुन से कहती है कि मैं इस बार बिल्कुल भी तुम पर रहम नहीं दिखाऊंगी, इसलिए मेरे अटैक को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। शुई के बात को सुनकर शाओयुन भी उससे फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और अब वो दोनों आपस में फाइट करने लगे थे, जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से शुई अपनी स्पेशल टेक्निक आइस जेड शॉट से शाओयुन के ऊपर अटैक कर देती है, मगर वहीं पर शाओयुन भी मास्टर डीटियन के द्वारा सिखाए गए डिफेंस टेक्निक गोल्डन बेल को यूज करता है, जिस वजह से शुई का एक भी शॉट अटैक शाओयुन को टच नहीं होता है। और अब शाओयुन 9-10 हार्मनी फिस्ट के 8th फॉर्म से शुई के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से शुई काफी ज्यादा तेजी से जाकर नीचे गिरती है और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओयुन ने सीनियर शुई के ऊपर 9-10 हार्मनी फिस्ट से अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो काफी तेजी से नीचे जाकर गिर गई थी और वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रहा था। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि शाओयुन सीनियर शुई से जीता है या फिर नहीं, क्योंकि हमारा लास्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो गया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में फाइनली हमें कंफर्म कर दिया जाता है कि शाओयुन इस मैच को जीत गया है। इस वजह से अब वो क्यानलोंग लिस्ट के करंट डिसाइपल्स में टॉप पर आ गया है। क्यानलोंग लिस्ट के 1st पोजीशन पर आने की वजह से सिस्टम शाओयुन को काफी सारे रिवॉर्ड्स देती है, जिस रिवॉर्ड को पाने की वजह से शाओयुन इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि अब तो शाओयुन ने सीनियर शुई को भी हरा दिया है, तो क्या सीनियर शुई शाओयुन को फॉलो करेंगी, क्योंकि जब वो क्यानलोंग लिस्ट के 1st रैंक पर थी तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई उन्हें हरा देगा तो वो उसे हमेशा के लिए फॉलो करेंगी अपना सीनियर मानकर। अब हम फैंटम टावर के अंदर शाओयुन को देखते हैं जो हिस्ट्री के टॉप 100 पावरफुल डिसाइपल्स में से 100 रैंक वाले डिसाइपल को चैलेंज करके उसे वहाँ पर हरा देता है, जिस वजह से अब उसका भी नाम हिस्ट्री के टॉप 100 डिसाइपल्स में से 100 रैंक पर आ जाता है। लेकिन ये शाओयुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये रैंक हिस्ट्री के पावरफुल डिसाइपल्स में आखिरी प्लेस पर था। लेकिन शाओयुन अपने आप को कभी भी सबसे आखिरी में नहीं देख सकता था, इस वजह से वो हिस्ट्री के सभी पावरफुल लोगों को लगातार चैलेंज करते हुए उन्हें हराता जा रहा था और वो इसी तरह से सभी लोगों को चैलेंज करते हुए हराकर टॉप 50 में आ जाता है, जिस वजह से बाहर कुछ डिसाइपल्स शाओयुन की इस प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहे थे। लेकिन वहीं पर लिन शाओया और एल्डर फुगू शाओयुन के इस अचीवमेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इधर हम सीनियर शुई को भी देखते हैं जिसके चेहरे पर मुस्कान की चमकान आ गई थी और अब सभी लोग शाओयुन को चीयर अप करने लगे थे। फैंटम टावर के अंदर हम शाओयुन को देखते हैं जो लगातार फाइट करते हुए टॉप 10 के अंदर आ गया था। इस वजह से अब वो यहाँ पर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसकी एनर्जी भी यहाँ पर काफी ज्यादा लॉस्ट हो गई थी। अब शाओयुन फैंटम टावर से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे सिस्टम से काफी सारे एनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए शाओयुन यहाँ पर खुश होते हुए कह रहा था कि आज तो मेरा दिन ही बन गया, आज मुझे इतने सारे एनलाइटमेंट पॉइंट्स मिल गए। मगर तभी लिन शाओया और मास्टर फुगू आकर शाओयुन को
कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे थे। साथ ही मास्टर फुगू कहने लगे थे कि अगर मास्टर डीटियान को शाओयुन के अचीवमेंट्स के बारे में पता चल गया तो वो तो शाओयुन के ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। इधर सेक्ट के डिसाइपल्स भी शाओयुन को ग्रीट करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। उसी वक्त सीनियर शुई शाओयुन के पास आकर कहने लगी थी कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें फैंटम टावर के अंदर मेरे गोल के बारे में पता चल चुका होगा, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि सीनियर आप मुझे अपना फॉलोअर बना लें। जो सुनकर दो डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कहने लगे थे कि क्या शाओयुन सच में सीनियर शुई को अपना फॉलोअर एक्सेप्ट करेगा। अभी वो डिसाइपल यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी इस जगह पर एक पर्सन आते हुए अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिस वजह से सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और लिन शाया कहने लगी थी कि आखिरकार ये पर्सन है कौन जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को पोजेस करता है। अब ये पर्सन सीनियर शुई से कहने लगा था कि शुई अब तक मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी कि तुम इस यूजलेस पर्सन को फॉलो करो। अब हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो इस पर्सन को देखकर कहने लगा था कि अरे ये तो ली बुफान है जो कि सीनियर शुई को पसंद करता है और इसकी पावर तो हेवन रियलम पर भी पहुंच गई है। तो अब लगता है कि शाओयुन एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब ली बुफान सीनियर शुई के पास आ जाता है, जहाँ पर सीनियर शुई उससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो ली बुफान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक वेस्ट पर्सन को फॉलो करोगी। जिस पर सीनियर शुई उसे जवाब देते हुए कहने लगी थी कि ली बुफान यहाँ पर खामोश हो जाओ, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, इसलिए यहाँ से चलते बनो। और वैसे भी मैंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस आज मैं यहाँ पर निभाने जा रही हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करूंगी कि तुम आज के बाद मुझे यहाँ पर परेशान नहीं करोगे। सीनियर शुई की बात को सुनकर ली बुफान यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगा था और अब वो हंसते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरा बस एक ही गोल है और वो है सेंट लेवल को अचीव करना, इसलिए तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे लिए तुम बस एक खेलने का खिलौना हो, इसलिए मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि कोई मेरे खिलौने को मुझसे छीन ले, और जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है मैं उसे ऑन द स्पॉट किल कर देता हूँ। जो सुनकर सीनियर शुई अपने शॉट को निकालकर उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहने लगी थी कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी अपोनेंट नहीं हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझे आकर ह्यूमिलेट करे और मैं बस यहाँ पर खामोश रहूँ। और अब वो शाओयुन से कहती है कि सीनियर शाओयुन मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आप यहाँ पर फंस चुके हैं, लेकिन अब आप यहाँ से जा सकते हैं, तब तक मैं इसे होल्ड करके रखती हूँ। जो सुनकर शाओयुन यहाँ से जाता नहीं है, बल्कि वो शुई से कहता है कि शुई, जैसा कि अब तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे फॉलो करोगी, इसलिए अब मैं भी तुम्हें अपना फॉलोअर एक्सेप्ट करता हूँ। इसलिए अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे फॉलोअर को इस तरह से ह्यूमिलेट करे, और जो कोई भी ऐसा करता है तो उसे यहाँ पर मेरा सामना करना पड़ेगा। शाओयुन की बात को सुनकर ली बुफान अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगा था कि बच्चे, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह से बात करने की, तुझे पता है मुझसे इस तरह से बात करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जिस पर शाओयुन भी उसे जवाब देते हुए कहता है आखिरकार तू होता कौन है मुझे अपने कॉन्सिक्वेंसेस को याद दिलाने वाला। जो सुनकर ली बुफान शाओयुन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए शाओयुन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शाओयुन गोल्डन बेल की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब लिन शाओया ली बुफान से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम इस जगह पर हम लोगों को किल करना चाहते हो। जिस पर ली बुफान कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो फिर मैं तुम्हारी इच्छा को यहाँ पर पूरा कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो शाओयुन और उसके दोस्तों के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, मगर एल्डर फुगू बीच में आते हुए ली बुफान के अटैक को ब्लॉक करने लगे थे, जिस वजह से लिन शाओया एल्डर फुगू से कहने लगे थे कि मास्टर, अब आप ही हैं जो इस पर्सन को यहाँ पर सबक सिखा सकते हैं। जो सुनकर एल्डर फुगू उसे डांटते हुए कहने लगे थे कि बेवकूफ बच्ची, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, तुम जानती हो वो कितना ज्यादा पावरफुल है, वो हेवन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका है और अब तक मैं हेवन रियलम पर नहीं पहुंचा हूँ, इसलिए मैं उसे कैसे सबक सिखा सकता हूँ। इधर हम ली बुफान को देखते हैं जो इन सभी को धमकी देते हुए कहने लगा था कि तुम बस इस जगह पर लॉ इन्फोर्समेंट का इंतजार करो, जब वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब वो यहाँ पर मास्टर डीटियान की बेइज्जती करते हुए कहने लगा था कि जैसा मास्टर वैसा डिसाइपल, दोनों भी यूजलेस है। मास्टर डीटियान की बात को सुनकर एल्डर फुगू यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो ली बुफान से कहने लगे थे कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे ओल्ड मास्टर की बुराई करने की। ये कहने के बाद वो ली बुफान के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, लेकिन तभी शाओयुन का गोल्डन बेल जाकर ली बुफान से टकरा जाता है, जिस वजह से ली बुफान इस गोल्डन बेल को यहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो यहाँ पर इस गोल्डन बेल को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि शाओयुन ने इस जगह पर केओस पावर का यूज किया था। लेकिन एट द एंड वो अपने पूरे पावर को लगाकर शाओयुन के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब ली बुफान बिना वक्त जाया किए हुए शाओयुन के ऊपर अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन शाओयुन ने ली बुफान के अटैक को अपने गोल्डन बेल से ब्लॉक कर लिया था और अब वो उसी गोल्डन बेल से ली बुफान के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक सीधा जाकर ली बुफान से टकरा गया था और अब ली बुफान इस अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है, जिस वजह से अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और अब वो खड़े होते हुए शाओयुन को धमकी देते हुए कहने लगा था कि तुमने मुझसे पंगा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं फुल तैयारी के साथ आऊंगा और उस वक्त मैं भी देखूंगा कि तुम्हें कौन बचाता है। ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगा था, मगर शाओयुन उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से जा कहाँ रहे हो। और ये कहने के बाद शाओयुन अपने गोल्डन बेल को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगा था, जो देखकर ली बुफान डरते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लॉ इन्फोर्समेंट का बिल्कुल भी डर नहीं। तो शाओयुन कहता है कि आखिरकार ये लॉ इन्फोर्समेंट है क्या जो मुझे उससे डरना चाहिए। ये कहने के बाद शाओयुन अपने गोल्डन बेल से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि वो एपिसोड तो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द देखना
देखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हेलो दोस्तों, तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनसाइट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं शायून को, जिसने ली बुफान के ऊपर अटैक कर दिया था। मगर ली बुफान शायून के अटैक को रोकने के लिए अपनी आखिरी बची हुई पावर से शायून के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, मगर उसमें उसकी आधी कल्टीवेशन खत्म हो गई थी। अब ली बुफान की हालत बद से बदतर हो जाती है। ली बुफान शायून से कहते हैं कि शायून प्लीज मुझे छोड़ दो, पहले ही तुमने मेरी आधी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्या इसमें तुम्हारा मन नहीं भरा जो मेरी अब बची कुची कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गए। तो शायून उससे कहता है कि ये तो तुम्हें मेरे मास्टर की बेइज्जती करने से पहले ही सोचना चाहिए था। अब शायून इसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए जा ही रहा था कि तभी एक पावरफुल अटैक आकर शायून के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इस जगह पर एक पावरफुल एल्डर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ली बुफान का मास्टर था। वो यहाँ पर आते हुए शायून से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे डिसाइपल को हर्ट करने की, क्या तुम्हें मौत से जरा भी डर नहीं लगता। इधर ली बुफान जब अपने मास्टर को यहाँ पर देखता है तो उसके जान में भी जान आती है। अब शायून ली बुफान के मास्टर के सामने बिना डरे उसे जवाब देते हुए कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारे डिसाइपल की गलती है, इसलिए पहले अपने डिसाइपल को जाकर समझाओ। अगर वो मुझसे पंगा नहीं लेता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। जो सुनकर ली बुफान का मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आकर कहने लगा था कि अब तो तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो शायून के ऊपर अपने स्पिरिचुअल पाम से अटैक कर देता है, जिस वजह से शायून के ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर लगने लगा था। इससे पहले कि वो स्पिरिचुअल पाम शायून को लगता, मास्टर डीटियन एक स्लैश अटैक करते हुए ली बुफान के मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एम्परर डीटियन इस जगह पर आकर ली बुफान के मास्टर से कहने लगे थे कि क्या तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है जो तुम मेरे डिसाइपल को हर्ट करने के लिए चले। अब इस जगह पर एम्परर डीटियन को देखकर सभी लोग आकर एम्परर डीटियन को ग्रीट करने लगे थे। तभी ली बुफान का मास्टर एम्परर डीटियन से कहने लगा था, आज यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल ने मेरे डिसाइपल को हर्ट करके और उसकी आधी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, इसलिए आज इसे यहाँ पर सजा मिलकर ही रहेगी। तो लिन शाया कहने लगी थी कि ये सब तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं, सबसे पहले ली बुफान ने हम लोगों को किल करने की कोशिश की, इस वजह से सीनियर ब्रदर बस अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। लिन शाया की बात को सुनकर ली बुफान का मास्टर उससे कहने लगा था, बच्ची आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने बोलने के लिए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो सुनकर अब लिन शाया यहाँ पर कुछ बोलने वाली थी तभी एम्परर डीटियन कहते हैं खामोश हो जाओ, जिस पर लिन शाया खामोश होते हुए मास्टर डीटियन से सॉरी कहती है। जो सुनकर ली बुफान का मास्टर कहने लगा था कि डीटियन क्या तुमने अपने डिसाइपल्स को कुछ सिखाया नहीं जो आज तुम्हें यहाँ पर खामोश रहने के लिए बोलना पड़ रहा है। तो एम्परर डीटियन कहते हैं नॉनसेंस, मैंने अपनी डिसाइपल को खामोश रहने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खामोश रहने के लिए कहा है। अब वो एम्परर डीटियन से कहते हैं, एम्परर डीटियन आखिरकार तुम ये किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो एम्परर डीटियन कहते हैं, तुम तो बस एक हारे हुए जनरल हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। आखिरकार जब तुम पिछली बार मुझसे फाइट कर रहे थे तब मैंने तुम्हें बहुत ही गंदी तरीके से हराया था और आज भी मैं वो ताकत रखता हूँ कि मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पीट सकता हूँ। गाइस, इस सीन को देखकर मुझे एक बात याद आ गई कि भले ही शेर बूढ़ा हो जाए लेकिन शेर शेर होता है। अब एम्परर डीटियन और डोंग यूटोंग आपस में फाइट करने लगे थे और ये दोनों यहाँ पर इतनी तेजी से फाइट कर रहे थे कि इन दोनों को यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स देख नहीं पा रहा था। एम्परर डीटियन और डोंग यूटोंग इसी तरह से फाइट करते हुए आसमान के बादलों में गुम हो जाते हैं, जो देखकर शायून कहने लगा था कि आखिरकार ये दोनों कहाँ चले गए। तो शुई शायून को समझाते हुए कहने लगी थी, अभी के लिए इन दोनों मास्टर्स की पावर उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि यहाँ के माउंटेन्स उनकी पावर को नहीं झेल सकते और अगर वो दोनों इस जगह पर फाइट करते तो यहाँ के माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते। इस वजह से ये दोनों आसमान में फाइट करने के लिए चले गए हैं। जो सुनकर शायून शुई से कहने लगा था कि सिस्टर शुई, क्या तुम अपने स्वॉर्ड को मुझे कुछ देर के लिए उधार दे सकती हो। जिस पर शुई कहने लगी थी कि क्या तुम आसमान में जाकर उन दोनों मास्टर्स की बैटल को देखना चाहते हो। तो शायून कहने लगा था कि नहीं, मैं तो बस आपकी स्वॉर्ड की मदद से ली बुफान को मारना चाहता हूँ, क्योंकि ली बुफान उड़ सकता है और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी इस एबिलिटी का यूज करते हुए मेरे हाथों से बचकर भाग जाए। जो सुनने के बाद सिस्टर शुई शायून को अपना फ्लाइंग शॉट दे देती है, जिसका यूज करते हुए शायून ली बुफान को किल करने के लिए जा रहा था। जब ली बुफान शायून को देखता है कि शायून उसे किल करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने वाला है तो ली बुफान भी अपने पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगा था ताकि वो शायून के अटैक को ब्लॉक कर सके। अब शायून ली बुफान के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को देखने के बाद ली बुफान भी यहाँ पर हार मान लेता है और अब उसे अपनी आंखों के सामने उसकी मौत नजर आने लगी थी। मगर उसी वक्त ली बुफान का अंकल, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट में एक पावरफुल पोजीशन को होल्ड करता था, वो आकर शायून के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर शायून दूसरी बार भी ली बुफान को किल करने में फेल हो गया था। अब ली बुफान का अंकल शायून से कहता है, बच्चे तुम सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, लेकिन अब तुम्हारी ये बहादुरी किसी भी काम की नहीं, क्योंकि आज तुमने मेरे भतीजे को हर्ट किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगा। तो शायून कहता है, जब यहाँ पर मास्टर और डिसाइपल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम यहाँ पर क्या कर पाओगे। जो सुनकर ली बुफान का अंकल शायून के ऊपर गुस्सा
हो जाता है और शायून से कहता है, बदतमीज लड़के, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपने से सुपीरियर से इस तरह से बात करने की। तभी एल्डर फुगू ली बुफान के अंकल से कहने लगे थे कि योर मैजेस्टी, शायून अभी बच्चा है, इसलिए आप उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। ली बुफान का अंकल एल्डर फुगू की बात को अनदेखा करते हुए शायून के ऊपर अपने पावर से अटैक कर देता है, जिस वजह से शायून के ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगा था, जिस वजह से शायून यहाँ पर काफी तकलीफ में होता है। जो देखकर लिन शाया आगे आते हुए कहने लगी थी कि अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि तुम सब ली बुफान की गलतियों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, क्योंकि तुम सभी एक ही थाली के चड्डे पड्डे हो। जो सुनने के बाद ली बुफान के अंकल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शायून के ऊपर और भी ज्यादा पावर से ग्रेविटी प्रेशर डालने लगा था, जिस पर शायून उससे कहने लगा था कि बुड्ढे, अगर आज मैं तेरी इस अटैक से बच गया तो फ्यूचर में मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते कहते शायून के मुंह से ब्लड आने लगा था, लेकिन तभी सेक लीडर इस जगह पर आते हुए शायून को बचा लेते हैं। अब सेक लीडर ली बुफान के अंकल से कहने लगे थे कि ओल्ड गाय, तुम्हारी आइडेंटिटी को देखते हुए यंगर जनरेशन को बुली करना क्या अच्छी बात है। सेक लीडर को देखकर ली बुफान का अंकल उससे कहने लगा था कि होली लॉर्ड, आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, आप तो हाफ स्टेप ऑफ सेंट लेवल पर पहुंच चुके हैं। जो सुनकर सेक लीडर उससे कहने लगे थे कि आज के दिन बस यहाँ पर दो यंगस्टर्स के बीच में फाइट हो रही थी, इसलिए बेटर यही होगा कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तो ली बुफान का अंकल कहने लगा था कि होली लॉर्ड, क्या आप लॉ इन्फोर्समेंट के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? तो होली लॉर्ड उससे कहने लगे थे कि आप यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मैं तो बस चाहता हूँ कि आज का ये मामला यहाँ पर सुलझ जाए। और अब वो शायून के बारे में बताते हुए कहने लगे थे कि शायून सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि शायून हमारे सेट का एक लौता डिसाइपल है जिसने की केओस बेल को 9 बार बजाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तो ली बुफान का अंकल कहता है कि होली लॉर्ड, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि शायून ने आज यहाँ पर क्या किया है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर शायून को छोड़ नहीं सकता। जो सुनकर लिन शाया कहने लगी थी कि ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है? हमारे पीछे हेवनली लॉर्ड का हाथ है। जब वो यहाँ पर ये सब कह रही थी तो एल्डर फुगू से चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब तो काफी ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि इस एल्डर को पता चल चुका था कि शायून एम्परर डीटियन का डिसाइपल है। अब एल्डर फुगू लिन शाया से कहने लगे थे कि आखिरकार तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया? क्या तुम्हें पता भी है एम्परर डीटियन और इसके बीच में बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। इधर हम ली बुफान के अंकल को देखते हैं जो कि शायून के ऊपर अटैक कर देता है, मगर सेक लीडर बीच में आते हुए यहाँ पर शायून को डिफेंड करने लगे थे और अब वो शायून से कहने लगे थे कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन शायून यहाँ से नहीं भागता है। जो देखकर ली बुफान के अंकल हंसते हुए शायून से कहने लगे थे कि बच्चे, लगता है तुम्हें भी पता है कि तुम कहीं पर भी छुप जाओ, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकिन शायून उसके बातों पर ध्यान न देते हुए कहने लगा था कि आज मुझे यहाँ पर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की सच्चाई मालूम हो चुकी है। जब तक तुम एक पावरफुल बैकग्राउंड और एक पावरफुल आइडेंटिटी को पोजेस करते हो, तब तक यहाँ पर कोई भी राइट और रॉन्ग को नहीं देखेगा। इसलिए आज से मैं भी अपने आप को होली मॉन्क घोषित करता हूँ। जो सुनकर ली बुफान का अंकल यहाँ पर अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है और वो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगा था। अब वो शायून से कहता है कि होली मॉन्क बनने का बस 2 ही तरीका है। एक तरीका तो ये है कि तुम्हें कोई पावरफुल पर्सन होली मॉन्क बनने के लिए रिकमेंड करे, या फिर तुम्हारे पास कोई पावरफुल फिजिक होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जिस पर शायून उसे जवाब देते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुमसे किसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? मेरे पास केओस होली बॉडी है। शायून के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं शायून को, जो कि ली बुफान के अंकल से कह रहा होता है कि मैं अभी के अभी वो भी इसी जगह पर केओस होली बॉडी को बना सकता हूँ। शायून की बात सुनकर ली बुफान का अंकल हंसने लगा था और कहने लगा था कि लगता है तू खुद अपने आप को मारना चाहता है, क्योंकि केओस होली बॉडी को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुझे लगता है कि तू यहाँ पर बैठे बैठे ही केओस होली बॉडी को बना लेगा तो फिर ये तो तेरी गलत फहमी है। जिस पर शायून उसे जवाब देते हुए कहता है कि बुड्ढे, बस तू यहाँ पर देखते जा कि मैं कैसे केओस होली बॉडी को रिफाइन करता हूँ। जो सुनकर ली बुफान का अंकल शायून से कहता है, अभी तक मैंने तुझे इजाजत नहीं दी, तो फिर तू केओस होली बॉडी को कैसे रिफाइन करेगा? वो अभी यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी मास्टर डीटियन इस जगह पर आते हुए कहने लगे थे कि आखिरकार तू होता कौन है मेरे डिसाइपल को रोकने वाला? अगर मेरा डिसाइपल चाहता है कि वो यहाँ पर केओस होली बॉडी को रिफाइन करेगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि शायून केओस होली बॉडी को ना रिफाइन करे तो उससे पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी। मास्टर डीटियन को इस जगह पर अकेला देखकर ली बुफान अपने मास्टर के लिए फिक्रमंद होने लगा था और अब वो मास्टर डीटियन से कहने लगा था कि आखिरकार तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या किया है जो वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं? तो एम्परर डीटियन उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मास्टर को एक गहरी नींद में सुला दिया है, इसलिए अब वो कुछ दिनों बाद ही उठेगा। जो सुनकर ली बुफान का अंकल एम्परर डीटियन से कहने लगा था कि डीटियन, जैसा कि अब तुम यहाँ पर मेरे सामने आई गए हो तो फिर क्यों ना हम दोनों अपने पुराने हिसाब को यहाँ पर चुकता कर ले। जिस पर एम्परर डीटियन उससे कहने लगे थे कि वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरा डिसाइपल होली मॉन्क बनना चाहता है, इस वजह से सबसे पहले इस मैटर को इस जगह पर सुलटाना होगा। जिस पर ली बुफान के अंकल कहने लगे थे कि अगर तुम्हारे डिसाइपल को सुसाइड करने का इतना ही शौक है तो फिर यही सही। अब हम शायून को देखते हैं जो कल्टीवेशन करते हुए केओस होली बॉडी
को रिफाइन करने लगा था, जिसको देखकर लिन शाओया एल्डर फुगू से पूछने लगी थी कि आखिरकार ये केओस वाली बॉडी है क्या। तो एल्डर फुगू उसे बताने लगे थे केओस वाली बॉडी को सीखने के लिए सबसे पहले हमें केओस सूत्रा के 36 लेवल को मास्टर करना पड़ता है, जिसके बाद ही हम केओस बॉडी को बना सकते हैं। और एम्परर डीटियन को केओस सूत्रा के 36 लेवल को मास्टर करने में टोटल 200 ईयर्स का वक्त लगा था। हालांकि हमारे ओल्ड मास्टर एक अल्टीमेट जीनियस है। इधर हम शायून को देखते हैं जो इनलाइटमेंट पॉइंट्स का यूज करते हुए केओस सूत्रा के सभी लेवल्स को सीखता जा रहा था और अब वो केओस सूत्रा के 6 लेवल तक पहुंच चुका था, जिस वजह से सिस्टर शुई कहने लगी थी कि मेरा शायून को फॉलो करना जाया नहीं गया। जो सुनकर ली बुफान इधर जलते हुए कहने लगा था तो अगर क्या हुआ, शायून ने 6 लेवल को मास्टर कर लिया मगर अभी भी 30 लेवल को मास्टर करना बाकी है। इधर हम शायून को देखते हैं जो धीरे धीरे 18th लेवल को मास्टर कर लेता है। इस वजह से उसके ऊपर एक हेवनली क्लैमिटी बन जाता है। गाइस बेसिकली हेवनली क्लैमिटी वो होता है जिसके अंदर हेवन और अर्थ की प्योर एनर्जी होती है। हेवनली क्लैमिटी को देखकर मास्टर डीटियन लिन शाओया और सिस्टर शुई को भी शायून के साथ कल्टीवेट करने को कहते हैं ताकि ये दोनों हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके। मगर ये दोनों आगे जाने से शर्मा रहे थे, जिस वजह से एल्डर फुगो इन दोनों को धक्का देते हुए आगे भेज देते हैं। अब ये दोनों भी इस जगह पर हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने लगे थे, जिस वजह से ये दोनों अपने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। सिस्टर शुई और लिन शाओया को इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर डिसाइपल्स शॉक हो गए थे। इधर हम शायून को देखते हैं जो अभी भी इस जगह पर केओस सूत्रा के लेवल्स को ब्रेक थ्रू करता जा रहा था और अब वो ब्रेक थ्रू करते हुए 35th लेवल पर आ गया था। लेकिन इस लेवल को अचीव करने में उसके सभी इनलाइटमेंट पॉइंट्स खत्म हो गए थे, इसलिए सिस्टम उसे इस जगह पर इनलाइटमेंट पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है। तो शायून कहने लगा था अब मैं इस वक्त इनलाइटमेंट पॉइंट्स किधर से लाऊं। वो अभी यहाँ पर ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी ली बुफान शायून का मजाक उड़ाने लगा था, जिस वजह से शायून को 3 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिल गए थे और अब वो इसी का यूज करते हुए 36 लेवल को भी मास्टर कर लेता है। जो देखकर यहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स और मास्टर्स के समेत और डिसाइपल्स यहाँ तक कहने लगे थे कि शायून एक जीनियस नहीं बल्कि एक इनविंसिबल मॉन्स्टर है। अब शायून ली बुफान के अंकल से कहने लगा था कि एल्डर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैं एक होली मॉन्क बनने के काबिल हूँ या फिर नहीं। तो ली बुफान के अंकल उससे कहने लगे थे कि इस बात में कोई भी शक नहीं कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को पोजेस करते हो। और अब वो ना चाहते हुए भी शायून को होली मॉन्क मान लेते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिस दिन शायून और लिन शाओया ड्रैगन नेस्ट के लिए जाने वाले थे, जहाँ पर इन दोनों को अलविदा करने के लिए काफी सारे डिसाइपल्स के साथ खुद होली लॉर्ड भी आए हुए थे। अब होली लॉर्ड शायून को एक स्टोरेज रिंग देते हुए कहने लगे थे कि तुम्हें ड्रैगन नेस्ट के अंदर जितने भी ट्रेजर्स मिलेंगे तुम उसको इस स्टोरेज रिंग के अंदर रख सकते हो। जो सुनकर शायून स्टोरेज रिंग को लेते हुए कहने लगा था आज के दिन मैं इस टीम को लीड करूंगा, जिस वजह से ये ट्रिप केओस होली सेक्ट के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। और अब वो ये कहने के बाद सभी लोगों को अपने पीछे आने के लिए कहता है, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा है तो वो वहाँ पर शॉक हो गया था और अब वो कहने लगा था कि क्या ट्रू ड्रैगन नेस्ट में सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। उसके ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हम शायून और लिन शाओया को देखते हैं जो ड्रैगन नेस्ट के लिए जा रहे थे। और अब लिन शाओया कहने लगी थी कि क्या ड्रैगन नेस्ट सच में इतना ज्यादा खतरनाक है जो कि कोई भी वहाँ पर जाना नहीं चाहता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन नेस्ट इतना ज्यादा खतरनाक है जितना लोग सोचते हैं। तो मास्टर डीटियन इस जगह पर आते हुए कहने लगे थे तुम्हें ड्रैगन नेस्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं यंग था और ड्रैगन नेस्ट में गया था तब मेरे साथ 100 डिसाइपल्स थे, मगर वापस लौटने के टाइम पर बस कुछ ही डिसाइपल्स बच गए थे, जिनको कि अगर मैं नंबर में बताना चाहूँ तो 10 से भी कम होंगे। जो सुनकर लिन शाओया डर गई थी और शायून को उस जगह से लेकर जाने लगी थी, लेकिन तभी मास्टर डीटियन उन्हें रोकते हुए कहने लगे थे कि अभी तक मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, इसलिए तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। तो लिन शाओया मास्टर डीटियन की बात सुनने के लिए राजी हो गई थी। अब मास्टर डीटियन बताने लगे थे कि भले ही ड्रैगन नेस्ट में काफी सारे डिसाइपल्स मारे गए थे, मगर जो बचकर वापस आए उन सभी के पास बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स थे, जिस वजह से वो उन ट्रेजर्स का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए। और उस जगह पर मुझे भी कुछ पावरफुल ट्रेजर्स मिल गए थे, जिसका यूज करते हुए मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। इतना ज्यादा पावरफुल कि उस समय में मुझसे कोई फाइट करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं बस अपने एक ही शॉर्ट स्लैश के साथ माउंटेन्स तक को काट देता था। इस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था और मेरे 1000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स बन गए थे। जो सुनकर लिन शाओया कहने लगी थी कि तो फिर तो उनमें से काफी सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स भी होंगी, जिस पर मास्टर डीटियन हाँ कह देते हैं। तो शायून भी उनकी वो स्टोरी सुनना चाहता था, लेकिन तभी किसी ने मास्टर डीटियन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको रोकने में मास्टर डीटियन की हालत खराब हो गई थी। इस वजह से वो कहने लगे थे कि आखिरकार किसकी हिम्मत हुई जिसने मुझ पर अटैक किया। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनफिनाइट एनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर डीटियन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। लेकिन तभी उस जगह से एक औरत की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अब वो इस औरत से अपने आप को बचाने के लिए इस जगह से भागने लगे थे। लेकिन भागते भागते उन्होंने शायून के लिए एक शॉर्ट छोड़ दिया था, साथ ही लिन शाओया के लिए एक पोटली जिसके अंदर कुछ ट्रेजर्स थे, ताकि ये दोनों ट्रेजर्स का यूज करते हुए ड्रैगन नेस्ट में होने वाली लड़ाई से अपने आप को बचा सके। अब शायून लिन शाओया से पूछने लगा था कि आखिरकार वो औरत कौन थी जिससे डरकर मास्टर डीटियन भाग रहे थे। तो लिन शाओया कहने लगी थी कि मुझे उस औरत के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो शेंसुई सेक्ट की मास्टर सीनियर ली हो सकती है, क्योंकि एक मर्तबा एल्डर फुगू ने मुझसे कहा था कि ये औरत हमारे मास्टर डीटियन को पसंद किया करती थी। जो सुनकर शायून
कहने लगा था कि मुझे इसके बारे में और बताओ, तो वो शायून को इस बारे में डिटेल में बता रही थी। लेकिन तभी एक कैरेज तेजी से लिनशाया की तरफ ही बढ़ रहा था, मगर शायून बीच में आते हुए लिनशाया को बचा लेता है। अब शायून लिनशाया से पूछने लगा था क्या वो ठीक है, जिस पर लिनशाया हाँ में जवाब देती है। पर तभी कैरेज के अंदर बैठी हुई लड़की कहने लगी थी कि आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे रास्ते को ब्लॉक करने की, क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं। कैरेज के अंदर बैठी हुई लड़की की बात को सुनकर लिनशाया उसके ऊपर भड़क गई थी और अब वो भड़कते हुए कहने लगी थी कि हम पर इल्जाम लगाने से पहले जाकर तुम अपने ड्राइवर को समझाओ कि ड्राइविंग कैसे की जाती है। अच्छा हुआ कि मुझे सीनियर ब्रदर ने बचा लिया, अगर आज मुझे यहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर तुम यहाँ पर क्या करती, क्या तुम इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती, बताओ जरा मुझे। तो वो लड़की कैरेज से बाहर आकर लिनशाया को एक लाफा झड़ देती है, जिस वजह से लिनशाया उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगी थी एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझ पर हाथ उठाने की। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो उस लड़की को देखकर कहने लगा था कि आखिरकार ये एरोगेंट लड़की है कौन। तो उसका साथी उसे मारते हुए चुप करा देता है और वो कहता है बेवकूफ अपना मुंह बंद करके रखो, तुम्हें पता भी है वो कौन है, ये लड़की ज़ैंग युनफेई की सिस्टर ज़ैंग युकिन है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। इधर हम लिनशाया को देखते हैं जिसके गाल के ऊपर ज़ैंग युकिन के हाथ का निशान छप चुका था, जिस वजह से लिनशाया ज़ैंग युकिन के साथ फाइट करने लगी थी, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। लेकिन ज़ैंग युकिन को इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना था, इस वजह से वो एक शॉर्ट फॉर्मेशन बनाते हुए लिनशाया के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको रोक पाना लिनशाया के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं था, बिकॉज वो अभी कल्टीवेशन लेवल में ज़ैंग युकिन से बहुत ही ज्यादा पीछे है। इस वजह से शायून को लिनशाया को बचाने के लिए बीच में आना पड़ा था। शायून उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद उसके ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से ज़ैंग युकिन यहाँ पर घायल हो गई थी और अब वो शायून के अटैकिंग पावर को देखकर समझ चुकी थी कि वो शायून का मुकाबला नहीं कर सकती। इस वजह से वो शायून को डराते हुए कहने लगी थी आज तुमने मुझे यहाँ पर घायल करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मेरा बिग ब्रदर ज़ैंग युनफेई तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। जिस पर लिनशाया कहने लगी थी हम किसी भी ज़ैंग युनफेई को नहीं जानते। लिनशाया की बात सुनकर वहाँ खड़े लोग ज़ैंग युनफेई की तारीफ करते हुए कहने लगे थे ज़ैंग युनफेई टायरेंट क्लैन का एक जीनियस डिसाइपल है जिसके पास 5 एलिमेंट बॉडी है, क्या तुमने सच में आज से पहले कभी भी ज़ैंग युनफेई के बारे में नहीं सुना। जिस पर शायून हाँ कह देता है। इधर हम ज़ैंग युकिन को देखते हैं जो एक फायर क्रैकर निकालकर उसे जला देती है, जिस वजह से यहाँ पर एक प्यारा माहौल बन जाता है। गाइस दरअसल ज़ैंग युकिन ने इस फायर क्रैकर को इसलिए जलाया ताकि उसके बड़े भाई को सिग्नल मिल जाए और वो इस जगह पर उसको बचाने के लिए आ जाए। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पर हो रहे सभी मामले को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। अब मैंने अपने बड़े भाई को सिग्नल भेज दिया है, वो यहाँ पर आता ही होगा, इसलिए अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तो शायून उससे कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जरा मैं भी तो देखूं कि 5 एलिमेंट बॉडी को पोजेस करने वाला बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ खड़े लोग शायून से कहने लगे थे तुम्हें ज़ैंग युनफेई को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरी मानो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी क्योंकि ज़ैंग युनफेई यहाँ पर आ गया था। अब ज़ैंग युनफेई यहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगा था, लेकिन उसके ग्रेविटी प्रेशर से शायून को कुछ भी नहीं हो रहा था। अब ज़ैंग युनफेई अपने ऑरा को रिलीज करते हुए शायून से कहने लगा था आज तुमने यहाँ पर मेरी सिस्टर को हर्ट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इसलिए आज के बाद से तुम मेरे चेहरे को हमेशा याद रखोगे। तो शायून उससे कहने लगा था तुमने मुझे समझ क्या रखा है, अगर मुझे किसी का चेहरा याद भी रखना होगा तो मैं किसी ब्यूटीफुल लड़की का रखूंगा, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसान का चेहरा क्यों याद रखूं। जो सुनकर ज़ैंग युनफेई को गुस्सा आ गया था और अब वो शायून के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर शायून भी पीछे नहीं रहता है, वो भी इससे फाइट करने लगा था। जब यहाँ खड़े लोग देखते हैं कि शायून ज़ैंग युनफेई को बराबरी की टक्कर दे रहा है तो वो लोग भी यहाँ पर हैरान हो गए थे। इधर हम शायून को देखते हैं जो फाइट के दौरान भी ज़ैंग युनफेई का मजाक उड़ा रहा था, इस वजह से ज़ैंग युनफेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब ज़ैंग युनफेई 5 एलिमेंट के पावर का यूज करने लगा था। लेकिन शायून इसके 5 एलिमेंट को काउंटर करने के लिए 9 टन हार्मनी फिस्ट के 5th फॉर्म से ज़ैंग युनफेई के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से ज़ैंग युनफेई यहाँ पर घायल हो गया था और अब उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई मामूली सा कल्टीवेटर उसे हरा दे जिसके पास ना कोई खास किस्म की बॉडी है ना खास किस्म का पावर। इस वजह से अब वो यहाँ पर शायून को खत्म करने के लिए 5 एलिमेंट फील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर यहाँ मौजूद लोग कहने लगे थे ये तो 5 एलिमेंट फील्ड है, लगता है अब शायून यहाँ पर बच नहीं पाएगा। जो सुनकर लिनशाया को शायून की फिक्र होने लगी थी। इधर हम ज़ैंग युनफेई को देखते हैं जो शायून के ऊपर 5 एलिमेंट फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, लेकिन शायून उसके अटैक को अपने केओस गोल्डन बेल से डिफेंड कर लेता है। केओस गोल्डन बेल को देखकर यहाँ खड़े लोग हैरान हो गए थे और वो कहने लगे थे अरे ये तो केओस होली सेक्ट का शायून है जिसने केओस बेल को 9 बार बजाया था, सच में ये तो जीनियस है। और अब वो ये कह के उसकी तारीफें करने लगे थे। केओस होली सेक्ट का नाम सुनकर ज़ैंग युकिन कहने लगी थी ये तो 6 होली सेक्ट में से एक है, भले ही ये 6 होली सेक्ट में से एक है लेकिन ये सबसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि शायून मेरे ब्रदर को हरा पाएगा। वो अभी यहाँ पर ये कह रही थी कि तभी हम शायून को देखते हैं जो 9 टन हार्मनी फिस्ट से ज़ैंग युनफेई पर अटैक कर देता है, जिस वजह से अब उसका यहाँ पर गेम ओवर हो गया था, साथ ही यहाँ पर 5 एलिमेंट फील्ड भी खत्म हो गया था। अब शायून ज़ैंग युनफेई से कहने लगा था मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था क्योंकि मैं 5 एलिमेंट डिवाइन बॉडी को लेकर क्यूरियस था, मैं बस उसकी पावर को चेक करना चाहता था, इसलिए शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा था, वरना फिर तो आज तुम्हारी हालत बहुत ही बेकार हो जाती। शायून के इसी बात के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनिट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में शायुन ने ज़ेंग युनफेई को हरा दिया था, जिस वजह से यहाँ खड़े लोग हैरान हो गए थे। इधर हम ज़ेंग युनफेई को देखते हैं जो पत्थरों के नीचे दब चुका था। अब ज़ेंग युकिन उसके पास आकर उसकी ऐसी हालत को देखकर रोने लगी थी। वहीं पर ज़ेंग युनफेई कह रहा था कि केओस होली सेक्ट तो डिक्लाइन हो चुका है, तो फिर उस सेक्ट के अंदर इतना पावरफुल डिसाइपल कैसे आ गया। दूसरी तरफ हम इधर पे खड़े हुए लोगों को देखते हैं जो कहने लगे थे शायुन ने ज़ेंग युनफेई को हराया ही नहीं, बल्कि उसने 5 एलिमेंट फील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में शायुन तो एक मॉन्स्टर है। जिस पर लिन शाया भी शायुन की तारीफें करते हुए कहने लगी थी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे एल्डर ब्रदर केओस होली सेक्ट के एक जीनियस डिसाइपल है जिनकी कॉम्बैट पावर 80 लाख प्लस हो चुकी है। साथ ही वो केओस होली सेक्ट के न्यू जनरेशन के होली सन है और तो और वो सेम लेवल पर इनविंसिबल है, इसलिए उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इधर हम उसी डिसाइपल को देखते हैं जो लास्ट एपिसोड में शायुन और ज़ेंग युनफेई की फाइट को शुरू से लेकर एंड तक देख रहा था। वो लिन शाया की बातें सुनकर कहने लगा था, अच्छा तो तुम्हारा नाम शायुन है, तुमसे मुकाबला करने में बहुत ही मजा आएगा। और अब वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि ड्रैगन नेस्ट का गेट ओपन हो गया था। अब इधर शायुन को भी पता चल जाता है कि ड्रैगन नेस्ट का गेट ओपन हो गया है और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम ड्रैगन नेस्ट के अंदर शायुन को देखते हैं जो कि लिन शाया को आवाज देते हुए ढूंढ रहा था, क्योंकि लिन शाया शायुन से बिछड़ चुकी थी। तभी शायुन को लिन शाया के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो लिन शाया की आवाज को फॉलो करके एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर लिन शाया को खा रहा था। इस वजह से वो गुस्से में आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, तो उस मॉन्स्टर के मुंह से लिन शाया के कपड़े का एक टुकड़ा गिरता है, जिस टुकड़े को देखकर शायुन को लग रहा था कि लिन शाया को इस मॉन्स्टर ने खा लिया है। इस वजह से अब वो यहाँ पर रोने लगा था। तभी उसे लिन शाया की आवाज सुनाई देती है, तो वो लिन शाया के कपड़े के ऊपर कान लगा के उसकी आवाज को सुनने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लिन शाया की आवाज इस कपड़े के टुकड़े के अंदर से आ रही है। लेकिन इधर हम लिन शाया को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से चिल्लाते हुए कहने लगी थी, ब्रदर शायुन, मैं इधर ऊपर हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से बचाओ। जिस पर शायुन कहने लगा था, अच्छा तो तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लग रहा था कि तुम तो गई। अब वो ये कहने के बाद उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके लिन शाया को बचा लेता है। इधर हम लिन शाया को देखते हैं जो शायुन का पैर पकड़कर कहने लगी थी, मुझे तो लग रहा था कि मैं अब आपको देख नहीं पाऊंगी। तो शायुन उससे कहने लगा था, आखिरकार तुम इस जगह पर अकेले क्यों घूम रही थी। तो वो शायुन को एक हब निकाल कर देते हुए कहने लगी थी, मैं तो बस आपके लिए ये चीज लेना चाहती थी। जिस पर शायुन उस हब को लेते हुए कहने लगा था, ये तो बस एक चमकता हुआ मशरूम है, आखिर इसमें क्या खास बात है। तो लिन शाया शायुन के ऊपर गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगी थी, ये बस एक चमकता हुआ मशरूम नहीं है, ये 9 लीफ गैनोडर्मा है। अगर कोई कल्टीवेटर इस हब को यूज करता है तो उसकी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जो सुनकर शायुन उससे कहने लगा था, क्या तुम इस बारे में श्योर हो। तो वो एक किताब निकाल कर कहने लगी थी, हाँ मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में मास्टर फुगू के दिए हुए बुक के अंदर पढ़ा था। जो सुनकर शायुन उसे खाने जा रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ पर अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से लिन शाया कहने लगी थी, मुझे लगता है कि मैंने किसी गलत पेज को पढ़ लिया था। और अब वो वहाँ पर 9 लीफ गैनोडर्मा के पेज को पढ़ने लगी थी और अब उसे पता चलता है कि 9 लीफ गैनोडर्मा तो उस जगह पर उगता है जहाँ पर डेंस एनर्जी होती है और 9 लीफ गैनोडर्मा दिखने में बिल्कुल चमकदार क्रिस्टल बॉल की तरह होता है। तो शायुन लिन शाया को एक हब की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा था, क्या तुम इसके बारे में बात कर रही हो। जिस पर लिन शाया कहने लगी थी, हाँ। अब शायुन उस हब को लेकर कहने लगा था, तो फिर इसे यूज कैसे करते हैं। शायुन की बात को सुनकर लिन शाया वहाँ पर बुक में पढ़ने लगी थी, तो उसे पता चलता है कि 9 लीफ गैनोडर्मा को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। इसलिए वो शायुन से कहती है, तुम इसे खा सकते हो लेकिन केयरफुल रहना। जो सुनकर शायुन उस हब को खाने लगा था, लेकिन तभी लिन शाया को वहाँ पर कुछ याद आता है। इस वजह से वो शायुन को उस हब को खाने से रोकना चाहती थी, लेकिन अब तो काफी ज्यादा देर हो चुका था क्योंकि शायुन ने तो उस हब को खा लिया था। अब वो शायुन से कहने लगी थी कि जल्दी से तुम उस 9 लीफ गैनोडर्मा को थूक दो, लेकिन शायुन तो उल्टा उसे धक्का दे देता है क्योंकि किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और वो अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि ताइजू सेक्ट के डिसाइपल्स थे, जिनको की शायुन ने पिछली बार कुत्ते की तरह पीटा था। अब शायुन हंसते हुए उन दोनों से कहने लगा था, अच्छा तो वो तुम थे जिसने हम पर अटैक किया था, लगता है तुम्हें पिछली बार की मार से अकल नहीं आई। जो सुनकर शी युलोंग कहने लगा था, आज हम तुमसे हमारी पिछली बार की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आए हैं, इसलिए आज तुम हमसे यहाँ पर नहीं बच पाओगे। तो शायुन वहाँ पर अपने वेपन को निकाल लेता है, जिस वेपन को देखकर इन दोनों की हवा टाइट हो गई थी क्योंकि ये कोई मामूली वेपन नहीं बल्कि एक टॉप ग्रेड का वेपन था। अब वो दोनों यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगे थे क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि शायुन उनकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसलिए उन दोनों का तो शायुन से कोई भी मुकाबला नहीं। अब फू मियाओटोंग शी युलोंग से कहने लगी थी, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो शी युलोंग कहने लगा था, तुम बस थोड़ी देर तक शायुन को रोक कर रखो, तब तक मैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। ये कहने के बाद वो फू मियाओटोंग को शायुन के पास अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है। अब शायुन अपने स्वॉर्ड से फू मियाओटोंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन शायुन तो अपने स्वॉर्ड को ही होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो वह कहने लगा था, आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस पर लिन शाया उसे बताते हुए कहने लगी थी कि ये सब तो 9 लीफ गैनोडर्मा की वजह से हो रहा है। तो शायुन उससे कहने लगा था, आखिरकार तुम यहाँ पर कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो क्योंकि मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। जिस पर लिन शाया उसे बताते हुए कहने लगी थी, आपके ऊपर 9 लीफ गैनोडर्मा का असर उल्टा हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने की बजाय घट रही है क्योंकि आप पिछले 2 दिनों से मीट खा रहे थे। इधर हम शी युलोंग को देखते हैं जो वापस आ गया था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शायुन की स्ट्रेंथ अब घट चुकी है, अब वो अपने स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकता। इस वजह से उसे लग
रहा था कि अब वो शायून को आसानी से हरा देगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि हमारा हीरो शायून तो साउथ का हीरो है। चाहे उसके सामने कितना भी पावरफुल अपोनेंट आ जाए, उसको शायून के सामने झुक के रहना पड़ेगा। अब फू मियाओटंग और शियोलोंग शायून के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन शायून तो उन लोगों को सिंगल हैंडेड संभाल रहा था। अब वो दोनों दोबारा से शायून के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस जगह पर इन दोनों का सीनियर आते हुए इन दोनों को यहाँ पर रोक देता है, क्योंकि अब वो शायून से फाइट करने वाला था। तो फू मियाओटंग उससे कहने लगी थी कि सीनियर आपको यहाँ पर संभल कर रहना होगा, क्योंकि इसकी पावर पिछली बार से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन हम दोनों शायून को हराने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो उसका सीनियर उससे कहने लगा था, आखिरकार तुमसे हेल्प किसने मांगा। अब वो ये कहने के बाद शायून के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जो देखकर शायून भी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से ये पीछे धकेला जाता है। लेकिन इधर हम शायून को देखते हैं जो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था, वो तो बहुत ही आराम से अपनी जगह पर खड़ा था। इधर हम शियोलोंग के सीनियर को देखते हैं जो शायून की पावर को देखकर समझ चुका था कि शायून के ऊपर उसकी छोटी मोटी चालें बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इस वजह से अब वो यहाँ पर शायून के ऊपर अपने स्पिरिचुअल पाम टेक्निक से अटैक कर देता है, लेकिन शायून 9-10 हार्मनी फिस्ट से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब वो उसके साथ क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगा था, जहाँ पर शियोलोंग का सीनियर शायून से कह रहा था, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। इधर हम शियोलोंग और फू मियाओटंग को देखते हैं जिनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो लोग तो शायून को अपने सीनियर के साथ बिजी देखकर चुपके से शायून का गेम ओवर करने का सोच रहे थे, लेकिन उनके रास्ते में लिन शाया आ गई थी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शायून ब्रदर्स हाउ के साथ फाइट कर रहा था, जिस मौके का फायदा उठाकर शियोलोंग और फू मियाओटंग शायून के ऊपर अटैक करके उसे यहाँ पर खत्म करने का सोच रहे थे, लेकिन उन दोनों को रोकने के लिए बीच में लिन शाया आ गई थी। अब हम शायून को देखते हैं जो लिन शाया को अपने लिए फाइट करता हुआ देखकर कहने लगा था कि वो उसकी फिक्र ना करे और वो यहाँ से चली जाए, पर तभी शियोलोंग शायून के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे शायून बाल बाल बचता है। अब ये दोनों आपस में फाइट करने लगे थे। इधर हम लिन शाया को देखते हैं जो फू मियाओटंग से फाइट कर रही थी, जहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा था कि फू मियाओटंग लिन शाया के ऊपर भारी पड़ रही है। दूसरी तरफ शायून 1 वर्सेस 2 की लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि वो शियोलोंग के साथ उसके सीनियर से भी फाइट कर रहा था। इस वजह से वो यहाँ पर इन दोनों के सामने थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था। अब शायून देखता है कि लिन शाया फाइट में एक तरफा हारती जा रही है, इसलिए अगर उसने यहाँ पर जल्द ही कुछ नहीं किया तो लिन शाया सीरियसली इंजर्ड हो सकती है। इस वजह से अब शायून शियोलोंग के सीनियर को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करने लगा था, जहाँ वो शियोलोंग के सीनियर को अपने बातों में फंसाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि शियोलोंग का सीनियर शायून के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और उसी वक्त शायून 9-10 हार्मनी फिस्ट का यूज करते हुए शियोलोंग के सीनियर ब्रदर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से शियोलोंग को अपने सीनियर की चिंता होने लगी थी। इसलिए वो अपने सीनियर से कहता है कि ब्रदर झाओ बी केयरफुल। लेकिन हम देखते हैं शायून को, जिसका अटैक ब्रदर झाओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि शायून की पावर फिर से कम हो गई थी, बिकॉज शायून ने लास्ट पार्ट में 9 लिप गैनोडर्मा को खा लिया था। गाइज, अगर आपने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले जाकर आप लास्ट पार्ट को देख लें, तभी जाकर आपको इस पार्ट की स्टोरी समझ आएगी। अब हम इधर ब्रदर झाओ को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि शायून की पावर एक बार फिर से कम हो गई है, इसलिए अब वो यहाँ पर खुश होने लगा था। वहीं पर लिन शाया मुसीबत में थी, क्योंकि फू मियाओटंग का एक पावरफुल स्लैश अटैक लिन शाया को हिट होने वाला था, मगर शायून बीच में आकर उसे बचा लेता है। अब ये तीनों शायून के ऊपर हमला करने जाने लगे थे, मगर उसी वक्त शायून मास्टर डीटियन के द्वारा सिखाए गए एक शॉर्ट फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगा था, जिसकी पावर को देखकर ये तीनों अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि शायून जिस फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है वो कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो फियरलेसली एक्ट करते हुए शायून के ऊपर अटैक करने चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वही घायल हो जाए। अब ब्रदर झाओ अपने दोनों साथियों को डिफेंसिव बैरियर बनाने को कहता है। इधर हम लिन शाया को देखते हैं जो इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि ये फॉर्मेशन कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। दूसरी तरफ शायून ने इन तीनों के ऊपर अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से अटैक कर दिया था, मगर तभी दोबारा शायून की पावर ड्रेन हो जाती है। इस वजह से शायून का ये अटैक भी यहाँ पर फेल हो जाता है, जो देखकर ये तीनों शायून के ऊपर हंसने लगे थे। अब ये तीनों इसी मौके का फायदा उठाकर शायून को मारने जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त लिन शाया मास्टर डीटियन के दिए हुए ट्रेजर का यूज करते हुए शायून को बचा लेती है। अब वो पोटली से एक पिल को निकालकर शायून से कहने लगी थी कि ब्रदर, अब मेरी बारी है कि मैं आपको बचाऊं। ये कहकर वो उन तीनों के ऊपर अटैक करने चली जाती है, लेकिन वो उल्टा जाकर उन तीनों के बीच में फंस जाती है, क्योंकि वो जिस पिल का यूज करके शायून को बचाने की बात कर रही थी वो तो एस्केप पिल था, जो कि मुसीबत के वक्त एनिमी से बचने में काम आता है। अब ब्रदर झाओ शायून को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने गिव अप नहीं किया तो वो लिन शाया का गेम ओवर कर देगा, जो सुनकर शायून गिव अप कर देता है। अब वो ब्रदर झाओ से कहता है कि तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो, मगर लिन शाया को यहाँ से जाने दो। तो वो तीनों लिन शाया को एक बैरियर में कैद करके शायून को पीटने लगे थे। शायून को यूं इन तीनों से पीटता हुआ देखकर लिन शाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से वो शायून को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन हमारा शायून तो ठहरा फुल कायदे कानून वाला बंदा, इसलिए शायून जान दे सकता था, लेकिन मैदान छोड़ के भागना गवारा नहीं समझता था। तभी शायून का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि 9 लिप गैनोडर्मा को रिफाइन करने लगा था। अब थोड़ी देर बाद रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जिस वजह से शायून की पुरानी स्ट्रेंथ वापस लौट आई
थी। साथ ही उसकी कॉम्बैट पावर भी 10 मिलियन पाउंड पर पहुंच गई थी। इसलिए शायून चिल्लाते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करने लगा था और वो कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत खेल लिया, अब मेरी बारी है कि मैं तुम लोगों के साथ खेलूं। ये कहकर शायून ब्रदर झाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको कि वो ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो ब्लॉक नहीं कर पाता है। इस वजह से अब वो यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने लगा था। दरअसल ब्रदर झाओ के पास अपनी एक स्पेशल फिजिक है, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने किसी भी अपोनेंट को इसका यूज करते हुए हरा देता है। अब शायून उसके स्पेशल फिजिक को देखकर कहने लगा था कि तुम अकेले नहीं हो जिसके पास स्पेशल फिजिक है। ये कहने के बाद शायून भी अपने केओस होली बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। अब वो केओस होली बॉडी के अल्टीमेट पावर को यूज करते हुए ब्रदर झाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से ब्रदर झाओ यहाँ पर हार गया था। इसलिए शायून और लिनशाया उन तीनों को एक रस्सी से बांधकर उनके सभी ट्रेजर्स को लूट लेते हैं। तो शियोलंग कहने लगा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि केओस होली सेक्ट के डिसाइपल्स ऐसा भी कर सकते हैं। उसकी बात को सुनकर शायून के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, जिस पर लिनशाया कहने लगी थी कि ब्रदर शायून, आखिरकार आपको यहाँ पर क्या हो गया? कहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसा तो नहीं जिसका यूज करते हुए हम काफी सारे ट्रेजर्स को बहुत ही जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं? जिस पर शायून उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिसका पैर एक ट्रैप में फंस चुका था, लेकिन वो उस ट्रैप से बहुत ही आसानी से बच जाता है। पर तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिस वजह से अब वो यहाँ पर दूसरे ट्रैप में फंस गया था। मगर वो हार ना मानते हुए अपने स्वॉर्ड की मदद से दूसरे ट्रैप से भी अपने आप को बचा लेता है। अभी वो कल्टीवेटर यहाँ पर ट्रैप से बचकर सुकून की सांस ले ही रहा था कि तभी शायून ने उसके पेट पर एक पंच झड़ दिया था, जिस वजह से वो पीछे धकेला गया था। इधर शायून लिनशाया से कहता है कि तुम्हारा ट्रैप तो किसी भी काम का नहीं, लगता है अब मुझे ही यहाँ पर इससे डील करना होगा। जब वो कल्टीवेटर देखता है कि ये सब तो शायून का प्लान था, तो वो शायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगा था, आज तुमने यहाँ पर बहुत ही गलत बंदे से पंगा ले लिया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर कुछ देर बाद रिग्रेट होने वाला है कि तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को निकालकर शायून से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर शायून जैसे ही देखता है कि वो फाइट के लिए रेडी हो गया है, तो शायून भी तैयार हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनफिनाइट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं शायून को, जिसको सिस्टम इस बंदे के स्पेशल फिजिक को सब्ज्यू करने का मिशन देता है। अगर शायून ने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो शायून को 20 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम की बात को सुनकर शायून यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे 20 इनलाइटमेंट पॉइंट्स जो मिलने वाले थे। और अब वो खुश होते हुए इस बंदे से पूछता है, क्या तुम्हारे पास स्पेशल फिजिक है? जो सुनकर इस बंदे को लगने लगा था कि शायून उसके स्पेशल फिजिक को देखकर डर गया है। इस वजह से अब वो शायून से कहता है कि मुझसे रहम की भीख मांगने के लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि तुमने पहले ही मुझे ऑफेंड कर दिया है। जो सुनकर शायून कहने लगा था, रहम की भीख, वो भी मैं तुमसे मांगूंगा? ये तो कभी नहीं होने वाला, तुम बस यहाँ पर खड़े होकर सपने देखते रहो। अब ये कहने के बाद शायून उसके ऊपर अटैक करने जाने लगा था, मगर उससे पहले ही वो बंदा शायून के ऊपर अपने शॉट से अटैक कर देता है, लेकिन शायून उसके सभी अटैक से इजीली बच गया था। अब शायून की बारी थी कि वो उसके ऊपर अटैक करे, इसलिए शायून उसके पेट पर एक पावरफुल पंच कर देता है, जिस वजह से वो पीछे जा गिरा। इधर शायून उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा ग्रेट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें तो शॉट भी चलाना नहीं आता। जिस पर वो कहता है, मैं तुमसे सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें अपने सामने कुछ भी नहीं समझता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर शायून उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर चलो तुम अपने फुल पोटेंशियल से मुझसे फाइट करो, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम सीरियस होने के बाद किस हद तक जा सकते हो। ये कहने के बाद शायून उसके ऊपर अटैक करने जाने लगा था, लेकिन उसी वक्त वो शायून को रोक देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ही जोर से टॉयलेट आ गई थी। अब वो शायून से कहता है कि मुझे अब यहाँ पर बहुत ही जोर से टॉयलेट आ गई है, इसलिए क्यों ना हम अपनी फाइट कुछ देर बाद करें। इस बंदे की बात को सुनकर लिनशाया को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है, इसलिए अब वो उससे कहने लगी थी, आखिर तुम ऐसे वक्त में टॉयलेट कैसे जा सकते हो? इधर इस बंदे के पास लिनशाया के सवालों का जवाब देने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपने टॉयलेट को जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसलिए अब उसे यहाँ पर समझ आ चुका था कि अगर उसे यहाँ से जाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे यहाँ पर अपनी कोई कीमती चीज छोड़कर जानी होगी, नहीं तो इसके अलावा ये लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए अब वो अपने ट्रेजर बैग को शायून के हवाले करके यहाँ से चले जाता है। अब हमें रात का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनशाया उसी बंदे के सामान से खाना पका रही थी, और अब वो खाना पकाते पकाते शायून से कह रही थी, लियोन आंशन मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं होता है, उसकी हरकतें सच में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। तो शायून उससे कहता है, भले ही वो वियर्ड है मगर वो स्ट्रॉन्ग भी है। अभी ये दोनों यहाँ पर इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें लियोन आंशन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो फौरन से उसके पास आ जाते हैं, जहाँ पर शायून देखता है कि उसने तो एक जहरीला फल खा लिया है। इसलिए वो कहने लगा था, क्या ये यहाँ पर खुद को मारने की कोशिश कर रहा था? अभी शायून ने ये कहा ही था कि तभी लिनशाया लियोन आंशन के पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देती है, जिस वजह से अब उसे वहाँ पर वॉमिटिंग होने लगी थी। इधर लिनशाया अपने हाथों को साफ करते हुए कहने लगी थी कि अब ये यहाँ पर नहीं मरेगा। लिनशाया की ऐसी खतरनाक स्किल को देखकर तो शायून का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। और फिर हम कुछ देर बाद लियोन आंशन को देखते हैं, जिससे यहाँ पर होश आ गया था। लियोन आंशन को यहाँ पर होश में देखकर शायून लिनशाया से कहने लगा था कि तुम्हारी ट्रिक तो सच में लाजवाब है। तो वो कहती है, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये तो बस एक मेडिकल आर्ट है। जिस पर शायून उससे कहता है, अगर कभी मैं भी इसी तरह से पॉइजन से अफेक्टेड हो जाऊं तो तुम मुझे भी इसी तरह से बचा लेना। अब लिनशाया लियोन आंशन को सूप पिलाने जा रही थी, मगर वो सूप पीने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लिनशाया ने सूप के अंदर जरूरी पॉइजन मिलाया
लाया होगा, जिसको पीने के बाद उसका काम यहाँ पर तमाम हो जाएगा। मगर लिन शाया तो उसे जबरदस्ती सूप पिला देती है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन अनशन लिन शाया के हाथों का बना हुआ सूप बड़े मजे से पी रहा था, लेकिन तभी वो लिन शाया से एक और बाउल सूप मांगता है क्योंकि उसे लिन शाया का सूप बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा था। तभी लिन शाया लियोन अनशन से कहती है, तुम्हारे पास तो इतने सारे हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स थे, तो फिर तुम उस बेकार से फल को क्यों खा रहे थे? तो वो कहते हैं, दरअसल ये बहुत ही लंबी कहानी है। जब मैं अपने घर से ड्रैगन नेस्ट के लिए आ रहा था तब मेरे ग्रैंडफादर को मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ एक मास्टर शेफ और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को भेजा था ताकि मुझे ड्रैगन नेस्ट में खाने पीने की कोई भी कमी ना हो और मुझे खाने पीने के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े। लेकिन पहले ही दिन मेरा शेफ एक ड्रैगन का शिकार बन गया था। भला किसने सोचा था कि एक शेफ जो कि खाना बनाता है वो खुद किसी दिन एक ड्रैगन का खाना बन जाएगा। लेकिन मैंने वहीं पर हार नहीं माना, मैंने खुद से खाना बनाने का फैसला किया। पर जब मैंने अपना बनाया हुआ खाना टेस्ट किया तो वो बहुत ही ज्यादा बेकार था, जिस वजह से मुझे वहाँ पर उल्टी भी होने लगी थी। और अब मुझे पता चल चुका था कि मेरे अंदर खाना बनाने का कोई भी टैलेंट नहीं, और उसी दिन के बाद से आज तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। इस वजह से मुझे यहाँ पर बहुत भूख लग रही थी और भूख के कारण मैंने उस फल को खा लिया। लेकिन वो तो मेरी खुशकिस्मती थी जो तुम यहाँ पर मिल गई और तुमने मुझे यहाँ पर बचा लिया। ये कहने के बाद वो लिन शाया से एक और बाउल सूप मांगता है। इधर शायून के दिमाग में तो लियोन अनशन को लेकर कुछ और ही तिगड़म चल रहा था और अब वो लियोन अनशन से कहता है कि अगर वो उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे रोजाना ऐसे ही टेस्टी फूड खाने को मिलेगा। खाने का नाम सुनकर तो लियोन अनशन फौरन से शायून के साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी हो गया था। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त लियोन अनशन उनके रास्ते को ब्लॉक कर लेता है और वो उन तीनों को धमकाते हुए कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो फिर अगर मैं फाइट करने पे आ गया तो तुम सभी का कचूमर बन जाएगा, इसलिए मेरी बात मानो और अपने सभी चीजों को चुपचाप से मुझे दे दो। जो सुनकर वो तीनों कल्टीवेटर्स लियोन अनशन का मजाक उड़ाते हुए उसके ऊपर हंसने लगे थे। तभी इस जगह पर लियोन अनशन का साथ देने के लिए लिन शाया और शाओयुन भी आ जाते हैं और लिन शाया इन तीनों कल्टीवेटर से कहती है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि ये अकेला है। और अब ये तीनों इन कल्टीवेटर्स को पीट कर इनके सभी सामान को हथिया लेते हैं। अब ये तीनों अपने अड्डे पर वापस आ गए थे जहाँ पर लियोन अनशन कह रहा था कि तुम लोगों के साथ रहकर तो आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, जिस पर शायून कहता है, अगर तुम मेरे फॉलोअर बन जाते हो तो तुम्हें हर रोज इसी तरह का मजा मिलेगा। फॉलोअर की बात सुनकर लियोन अनशन तो शायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी बेइज्जती करने की, मैं हेवनली स्वॉर्ड सेट का यंग मास्टर हूँ, इसलिए तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा फॉलोअर बन जाऊंगा। तो शायून कहता है, आखिर मेरा फॉलोअर बनने में क्या बुराई है। जो सुनकर अब उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो शायून को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब ये दोनों आपस में टकराने के लिए रेडी हो गए थे। इससे पहले कि ये दोनों आपस में टकरा पाते, लिन शाया आकर इन दोनों को रोक देती है और वो उन दोनों से कहती है कि अभी खाने का वक्त हो गया, इसलिए तुम दोनों बाद में फाइट करना। खाने का नाम सुनकर तो वो दोनों खाने पर टूट पड़े थे। इस तरफ शायून लिन शाया के कुकिंग स्किल की तारीफ करते हुए कहने लगा था, तुम्हारी कुकिंग स्किल तो दिन ब दिन और भी ज्यादा कमाल की होती जा रही है। इधर लियोन अनशन तो लिन शाया का दीवाना ही हो गया था क्योंकि लिन शाया इतना अच्छा खाना जो बना रही थी, इसलिए वो कहने लगा था, मुझे तो लिन शाया के हाथों का बना हुआ खाना खाने की आदत पड़ चुकी है, जिसको खाए बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए पता नहीं मैं फ्यूचर में कैसे रहूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ पर कुछ सोचने लगा था। तो लिन शाया उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आया? तो वो कहने लगा था, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा खाना तो लाजवाब है। और अब वो कुछ देर सोचने के बाद लिन शाया से कहता है कि क्या वो उसके साथ उसके हेवनली स्वॉर्ड सेक्स चलेगी, क्योंकि उसने आज से पहले लिन शाया जैसी जेंटल और काइंड गर्ल नहीं देखा। इसलिए अब वो लिन शाया के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि क्या वो उसके साथ शादी करेगी। अगर वो ऐसा करने के लिए राजी हो जाती है तो वो उसे हेवनली स्वॉर्ड सेक्स का रानी बनाकर रखेगा और उसे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं देगा। इधर शायून जब उसकी ये बात सुनता है तो उसके मुंह से तो उसका निवाला ही गिर जाता है और वो शॉक होकर बस लियोन अनशन को ही देखे जा रहा था। वहीं पर लिन शाया लियोन अनशन की बात सुनकर उसके मुंह पर एक लाफा झड़ देती है। तो लियोन अनशन दोबारा उसके पास आते हुए कहता है कि वो बस उसको एक चांस तो देकर देखे, मगर लिन शाया दूसरी बार भी उसे मारते हुए खुद से दूर कर देती है। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि तभी उन्हें किसी के फाइट करने की आवाज सुनाई देती है। अब ये तीनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर से ये आवाज आई थी और इधर हम दो कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो किसी चीज के लिए आपस में फाइट कर रहे थे, जिनको देखकर शायून कहने लगा था, आखिरकार ये दो कल्टीवेटर्स है कौन? तो लियोन अनशन शायून से कहता है, क्या तुम इन्हें नहीं जानते? तो शायून कह देता है, हाँ। जो सुनकर लियोन अनशन को तो बहुत ही बड़ा झटका लगा था क्योंकि ये दोनों कल्टीवेटर्स आउटर वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब वो इनके बारे में बताते हुए कहता है कि लेफ्ट साइड वाला जो कल्टीवेटर है उसका नाम जियांग हाओरेन है और उसके पास डिवाइन किंग बॉडी है जो कि सभी सुप्रीम बॉडी रैंकिंग में 9th रैंक पर आता है। अब वो राइट साइड वाले कल्टीवेटर के बारे में बताते हुए कहता है इसका नाम ली चैंग है जिसके पास स्पेस एंड टाइम बॉडी है जो कि 4th रैंक की सुप्रीम बॉडी है और कोई भी इन दोनों से फाइट करना नहीं चाहता क्योंकि इन दोनों की पावर मॉन्स्टर लेवल तक पहुंच चुकी है। जो सुनकर शायून कहता है, अगर ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल है तो फिर ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं? जिस पर लियोन अनशन शायून को बताता है कि ये दोनों इस फ्रूट के लिए लड़ रहे हैं। तो शायून कहता है, आखिर इस फ्रूट में क्या खास है? शायून की बात सुनकर लियोन अनशन शायून को बताते हुए कहता है, ये कोई मामूली फ्रूट नहीं है, इसे बोधिसत्व फ्रूट कहते हैं क्योंकि इस फ्रूट के अंदर ऐसी बेमिसाल ताकत है जिसे पाने के बाद कोई भी कल्टीवेटर इमॉर्टलिटी को अचीव कर सकता है। ये सुनने के बाद शायून लियोन अनशन से कहता है, वो सब तो ठीक है लेकिन हम इसे कितने बार इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर इसे हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर इसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं। जो सुनकर लियोन अनशन और लिन शाया
शाया शायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि शायून यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लालची बन रहा था। लिन शाया और ल्यू नानशन के गुस्सा होने की वजह से शायून को यहाँ पर कुछ इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। अब शायून यहाँ से जाने लगा था क्योंकि इस फ्रूट को पाने में बहुत ही ज्यादा रिस्क था और वैसे भी इस फ्रूट को पाने के लिए पहले से ही दो पावरफुल कल्टीवेटर एक दूसरे को मारने काटने तक को तैयार है और ऐसे में इन दोनों से इस फ्रूट को छीनना ऐसा होगा जैसे शेर के मुंह से उसका शिकार छीनना। लेकिन तभी लिन शाया शायून से कहती है कि ब्रदर, अगर आपने इस फ्रूट को हासिल कर लिया तो हमारे मास्टर इमॉर्टेलिटी को अचीव कर सकते हैं। अपने मास्टर की बात सुनकर शायून इस फ्रूट को लेने के लिए रेडी हो जाता है। इधर हम जियांग आवरन को देखते हैं जो लीचेंग से कह रहा था कि मैं इस फ्रूट को हासिल करने में तुम पर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा, जिस पर लीचेंग भी कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। लीचेंग के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं शायून को जो जियांग आवरन और लीचेंग के पास आते हुए कहता है, अरे ये फ्रूट तो अभी तक यहीं पर है, लगता है ये फ्रूट मेरा ही इंतजार कर रहा था। शायून को वहाँ पर देखकर ये तीनों बंदे हैरान हो गए थे और एक बंदा कहने लगा था आखिर ये बेवकूफ है कौन जो इन दोनों के सामने ही इनके चीज को लेने की बातें कर रहा है। तो दूसरा बंदा शायून को गौर से देखते हुए उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। इस वजह से वो शॉक होते हुए कहता है, अरे ये तो केओस होली सेट का शायून है। जो सुन के उसके दोनों साथी भी शॉक हो गए थे। इस तरफ जियांग आवरन शायून से कहता है, लड़के आखिर तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे भी यहाँ पे आने की, अगर तुझे मरना नहीं है तो यहाँ से चलते बन। जिस पे शायून कहता है कि इस जगह का कोई भी ऑनर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, इसलिए आखिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। जो सुन के उसे शायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, एक बार बस मैं इस फ्रूट को हासिल कर लूं, उसके बाद तुझे भी देख लूंगा। तभी एक फ्लावर पेटल शायून के पास आकर गिरता है, जो देखकर जियांग आवरन और लीचेंग समझ जाते हैं कि ये फ्रूट अब पक चुका है। इस वजह से वो दोनों इस फ्रूट को लेने के लिए जाने लगे थे, मगर तभी शायून एक नाइफ की मदद से लीचेंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिसको कि लीचेंग बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। मगर अब वो इस फ्रूट को हासिल करने के लिए पीछे हो गया था क्योंकि जियांग आवरन इस फ्रूट के काफी ज्यादा करीब आ गया था। इस तरफ हम जियांग आवरन को देखते हैं जो फ्रूट के काफी ज्यादा पास आ गया था। अब वो इस फ्रूट को लेने ही वाला था कि तभी लीचेंग ने उसके ऊपर अटैक करके उसे फ्रूट से दूर कर दिया था। जो देखते ही वो लीचेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि जियांग आवरन उस फ्रूट को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा करीब था, मगर लीचेंग ने उसके ऊपर अटैक करके उस फ्रूट से दूर कर दिया। इस वजह से अब वो लीचेंग के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन लीचेंग के पास टाइम एंड स्पेस बॉडी थी, इस वजह से वो उसके सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज करता जा रहा था। जो देखकर जियांग आवरन समझ जाता है कि अगर उसे लीचेंग को हराना है तो उसको उसके ऊपर अपने किसी खास मूव का यूज करना होगा। इस वजह से अब वो अपने स्पिरिचुअल पाम टेक्निक से लीचेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जिस स्पिरिचुअल पाम टेक्निक को देखकर एक बार को तो शाओयिन भी हैरान हो गया था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जियांग आवरन इस फ्रूट को हासिल करने के लिए इस हद तक जा सकता है। लेकिन इधर लीचेंग जैसे तैसे करके जियांग आवरन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब लीचेंग अपने टाइम एंड स्पेस डोमेन का यूज करके उसमें जियांग आवरन को फंसा देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था और इसी चीज का फायदा उठाकर लीचेंग उसको वहाँ पर खूब पीटता है। इसलिए हम देखते हैं जियांग आवरन को जो यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। दूसरी तरफ शाओयिन इसी मौके का फायदा उठाकर लीचेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर उसने अपने टाइम फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करते हुए शाओयिन को उसी जगह पर फ्रीज कर दिया था। इसलिए अब उसे लगने लगा था कि शाओयिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इस तरफ हम शाओयिन को देखते हैं जिसको लीचेंग के इस अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उसके टाइम फ्रीजिंग टेक्निक से बहुत ही आसानी से बाहर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था। लेकिन वक्त रहते ही शाओयिन इस एनर्जी ब्लास्ट के रेंज से बाहर आ जाता है। इस तरफ शाओयिन ने इस एनर्जी ब्लास्ट का फायदा उठाकर बोधिसत्व फ्रूट को भी हासिल कर लिया था। इस तरफ हम लीचेंग को देखते हैं जो इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया था। इस वजह से वो हैरान होते हुए शाओयिन से पूछता है आखिर तुम मेरे टाइम फ्रीजिंग टेक्निक से कैसे बाहर आए, जिस पर शाओयिन उसे फ्लेक्स मारते हुए जवाब देता है कि एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के सामने कोई भी ट्रिक काम नहीं आती। ये कहने के बाद वो बोधिसत्व फ्रूट को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है, जो देखकर जियांग आवरन शाओयिन को धमकाते हुए कहता है अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे ये फ्रूट दे दे, जिस पे शाओयिन कहता है अगर दम है तो लेकर दिखा। शाओयिन की बात सुनकर उसे शाओयिन पे गुस्सा आ गया था, इस वजह से वो शाओयिन पे अटैक करने चला जाता है, मगर शाओयिन तो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए उसके तोपड़े पे एक पंच झड़ देता है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरा। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए अपनी स्पिरिचुअल पाम टेक्निक से शाओयिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको कि शाओयिन ने अपने 9 टन हार्मनी फिस्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखते ही अब वो खुद शाओयिन के ऊपर हमला करता है, पर इस बार भी शाओयिन उसे इंजर्ड कर देता है। अब शाओयिन उसे चिढ़ाते हुए कहता है क्या तुम्हारी डिवाइन किंग बॉडी के अंदर इतनी ही पावर है? मुझे लगता है कि तुम्हारी डिवाइन बॉडी भी तुम्हारी तरह बिल्कुल लूजर है। जो सुनकर वो शाओयिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए अब वो अपने डिवाइन किंग बॉडी को एक्टिवेट करते हुए शाओयिन से कहता है चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी रियल स्ट्रेंथ। ये कहने के बाद उसने अपनी डिवाइन किंग बॉडी से शाओयिन के ऊपर अटैक कर दिया। जो देखकर शाओयिन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी अपने खास मूव का यूज करते हुए उसके डिवाइन किंग बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया। इस वजह से अब वो शाओयिन से हार जाता है क्योंकि उसकी डिवाइन किंग बॉडी शाओयिन के आगे फीकी पड़ गई। पर उसी वक्त लीचेंग चुपके से शाओयिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस चीज का शाओयिन को पहले से ही अंदाजा था। इस वजह से वो लिनशाया को इशारा करते हुए कहता है कि अब फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। जो सुनते ही लिनशाया भी वक्त जाया न करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, इसलिए वो शाओयिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उल्टा वो और जियांग आवरन शाओयिन के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी इस जगह पर ल्यू नानशन शाओयिन की तारीफ करते हुए कहता है ब्रदर तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने तो एक साथ दो सुप्रीम बॉडी के साथ फाइट करके उन्हें मात दे दिया। तो लिनशाया कहती है बात चाहे कुछ भी हो, एट द एंड इन दोनों को ट्रैप करने में मेरा केओ
रोबोटिक फॉर्मेशन ही काम आया। तो शायून और लियू नानचन भी लिन शाया के इस बात से एग्री थे। इस तरफ जियांग हाओरेन शायून के इस चाल को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो शायून से कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी ली चेंग को लिन शाया के हाथ में फॉर्मेशन का की दिखाई देता है। इस वजह से वो समझ जाता है कि अगर उसे इस फॉर्मेशन से बाहर निकालना है तो सबसे पहले इस की को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो वो जियांग हाओरेन से कहता है कि अगर हम दोनों मिलकर इस फॉर्मेशन के सेंटर पर अटैक करें तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जिसपे जियांग हाओरेन बिल्कुल भी राजी नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो फॉर्मेशन पे अटैक करेगा तो उल्टा वो ही घायल हो जाएगा। जो देखकर ली चेंग समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसको खुद पर रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि जियांग हाओरेन तो उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला। इसलिए वो कहता है ये फॉर्मेशन भले ही मुझे रोक सकता है लेकिन मेरे टाइम और स्पेस के पावर को नहीं। ये कहने के बाद वो लिन शाया के ऊपर अपने टाइम एंड स्पेस पावर का यूज करते हुए अटैक कर देता है, जो देखकर लिन शाया काफी ज्यादा घबरा गई थी। इससे पहले कि वो अटैक जाकर लिन शाया को लगता, लियू नानचन उस अटैक के बीच में आ जाता है, जिस वजह से वो अटैक लियू नानचन को हिट हो जाता है। जो देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे, यहाँ तक खुद ली चेंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। इस तरफ लियू नानचन ली चेंग के अटैक के कारण मारा जाता है, जो देखकर लिन शाया को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो तो बस उसे वहाँ पर उठाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जियांग हाओरेन हंसते हुए कहते हैं ब्रदर ली चेंग, तुमने तो हेवनली स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर को ही अपने रास्ते से हटा दिया, इसलिए अब हेवनली स्वॉर्ड सेट के पास फ्यूचर में कोई भी लीडर नहीं होगा और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम्हारा सेट होली लैंड में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। सच में तुमने तो एक तीर से दो निशाने मार दिए, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। जिसपे ली चेंग कहता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, खामोश हो जाओ, मेरा ऐसा करने का कुछ भी इरादा नहीं था। जिसपे वो कहता है मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तो फिर क्यों ना हम लियू नानचन की मौत का इल्जाम शायून पे लगा दे। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर ताइचू सेट के डिसाइपल्स आते हुए इस जगह पर मौजूद तीनों विक्टिम को किल कर देते हैं। जो सब देखकर शायून यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुमने ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जो सुनकर जियांग हाओरेन समझ जाता है कि अब यहाँ से उसका निकल लेना ही अच्छा रहेगा, इसलिए अब वो जाने से पहले ताइचू सेट के डिसाइपल से कहता है कि शायून को मार डालो क्योंकि इसने लियू नानचन को किल कर दिया है। ये कहने के बाद वो यहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन वो जाते जाते पूरे ड्रैगन नेस्ट में ये झूठी बात फैला देता है कि शायून यहाँ पर पागल हो गया है, वो लोगों के खून का प्यासा हो गया है। इस तरफ ताइचू सेट के डिसाइपल शायून को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन शायून अभी यहाँ पर लियू नानचन की मौत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा था। इस वजह से वो उन लोगों के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिसको कि वो झेल नहीं पाते हैं और पीछे जाकर गिर जाते हैं। इतने खतरनाक अटैक के बाद भी फूमी ओटोंग और शियोलोंग शायून के ऊपर मिलकर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन शायून बहुत ही आसानी से उन दोनों को एक साथ संभालता जा रहा था, इवन कि वो उन दोनों पर भारी भी पड़ रहा था। अब मौका मिलते ही फूमी ओटोंग शायून को किल करने के लिए उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए चली जाती है। इससे पहले कि वो शायून को मार पाती, शायून उसके ऊपर एक खतरनाक डेडली अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर उसका गेम ओवर हो जाता है। जो देखकर तो यहाँ पर शियोलोंग का खून ही खौल उठा था। अब शियोलोंग गुस्से में शायून से कहता है तुमने मेरी सिस्टर को किल करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें यहाँ पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपने अल्टीमेट पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शायून के ऊपर अटैक करने चले जाता है। तो शायून उससे कहता है अगर तुम्हें अपनी सिस्टर की याद आ रही है तो फिर क्यों ना तुम भी उसके पास चले जाओ। ये कहने के बाद वो शियोलोंग के ऊपर भी एक डेडली अटैक करके उसे यहाँ पर किल कर देता है। अब वो उसको किल करने के बाद फौरन से ब्रदर झाओ से कहता है कि अब तुम्हारी बारी। जो सुनकर ब्रदर झाओ समझ चुका था कि अब वो भी यहाँ पर नहीं बचेगा, इसलिए अब वो ली चेंग से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ क्योंकि तुम हमारे सेट के होली सन हो, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना होगा। ये सब कहने के बाद वो शायून के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और शायून से कहता है फिलहाल के लिए तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, इसलिए तुम मुझ पर फोकस करो। तो शायून भी उससे फाइट करने लगा था, जहाँ पर शायून उसे कुछ ही मूव्स में उसके घुटनों पर ला देता है। अब शायून उसको हराने के बाद ली चेंग की तरफ बढ़ने लगा था, मगर ब्रदर झाओ इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी शायून को ली चेंग के पास जाने नहीं देना चाहता था। इस वजह से वो शायून का पैर पकड़ लेता है। अब वो ली चेंग से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है, इसलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगा। जो सब सुनकर वो घबराते हुए यहाँ से भाग जाता है। अब शायून ब्रदर झाओ से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मरने का शौक है तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी शौक को पूरा कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो ब्रदर झाओ के ऊपर एक पावरफुल किक कर देता है, जिस वजह से अब ब्रदर झाओ की बची कुची जान भी शायून के इस किक की वजह से चली जाती है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायून और लिन शाया ने लियू नानचन की बॉडी को दफना दिया था। इधर लिन शाया लियू नानचन के लिए काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसने उसके खातिर अपनी जान को दे दिया। अब वो शायून से पूछती है ब्रदर अब हमें यहाँ पर क्या करना है। तो शायून कहता है अब करना क्या है, अब हम लियू नानचन की मौत का बदला लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ ट्रेजर्स को ढूंढना होगा क्योंकि अब तक ली चेंग ने भी अपने आप को इम्प्रूव कर लिया होगा। ये कहने के बाद अब वो दोनों यहाँ से ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो ट्रेजर्स को तलाश करते करते एक केव के पास पहुंच जाते हैं, जिस केव के अंदर से लिन शाया को किसी बीस्ट के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो लिन शाया डरते हुए कहती है कि ब्रदर हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, शायद हो सकता है कि अंदर कोई भी ट्रेजर ना हो। लेकिन शायून उससे कहता है कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें ट्रेजर्स के पास जाना होगा क्योंकि ट्रेजर्स खुद चल के हमारे पास नहीं आएंगे। अभी उसका यहाँ पे कहना ही था कि तभी शायून के सर के ऊपर आकर एक फ्रूट गिरता है, जिस फ्रूट को देखकर शायून कहने लगा था कहीं ये कोई ट्रेजर तो नहीं, जिसपे लिन शाया कहती है कि हाँ आपने सही कहा ये ट्रेजर ही है। तो शायून इसे गौर से देखते हुए कहता है ये तो मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं दिख रहा है, देखने से तो ये बस एक मामूली सा फ्रूट लग रहा है, मगर फिर भी वो लिन शाया की बात सुनकर इसे खाने जा रहा था। जो देखकर लिन शाया उसे रोकते हुए कहती है कि
कि ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ऊपर देखो ऊपर। जो सुनकर शायून ऊपर देखता है। अब लिन शाया मास्टर फुगो की किताब के अंदर से इस फ्रूट के बारे में पढ़कर शायून को बताने लगी थी कि ये फ्रूट काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि ड्रैगन इस फ्रूट को खाते नहीं है बल्कि चाट कर छोड़ देते हैं। जो सुनकर शायून कहने लगा था ये फ्रूट तो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। जो कहने के बाद वो यहाँ से मुंह बनाकर जाने लगा था, मगर लिन शाया उसको रोकते हुए इस फ्रूट के फायदे के बारे में बताते हुए कहने लगी थी, अगर आपने इस फ्रूट को खा लिया तो ये फ्रूट आपके मेरिडियंस को रीशेप कर देगा, साथ ही आपकी रिकवरी पावर को भी काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा। इस फ्रूट के ऐसे कमाल के फायदों को सुनकर तो शायून इस फ्रूट को लेने के लिए राजी हो गया था। अब वो इस फ्रूट को लेने के लिए उसके पास जाने लगा, मगर तभी इस जगह पर जावूजी आ गया था और वो शायून से कहने लगा, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे रहते हुए इस फ्रूट को ले लोगे। जिसको देखकर शायून कहने लगा, वही मैं सोचूं यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति क्यों है, क्योंकि ये तूफान से पहले की शांति है। फिर जावूजी कहने लगा, मैं शुरुआत से ही तुम्हें देखते आ रहा हूँ, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, इसलिए जब मैं इस पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लूंगा और इसका राजा बन जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें अपनी आर्मी का सेनापति बनाऊंगा। ये कहने के बाद वो शायून को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इस तरफ लिन शाया जावूजी की ऐसी हरकत को देखकर कहने लगी थी, ब्रदर ये मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, इस वजह से जल्द इसे यहाँ से भगाओ, लेकिन याद रहे कि इस फ्रूट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस तरफ शायून ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, पर वो उससे कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा फॉलोअर बनना होगा। जिसपे जावूजी शायून के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ज्यादा सपने मत देखो। तो शायून भी फौरन से उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा, जिस वजह से अब वो दोनों यहाँ पर नीचे आ गए थे। तो जावूजी शायून के पावर को देख के कहने लगा, सच में तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, तुम मेरे सीक्रेट को जानने के लिए वर्दी हो। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी सिस्टम ने शायून को बताया कि जावूजी के पास एक स्पेशल फिजिक है, अगर उसने जावूजी को हरा दिया तो उसको 20 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। जो सुनकर शायून यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए अब वो जावूजी से फाइट करने के लिए अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। जावूजी शायून के वेपन को देखकर कहने लगा था, ये तो टॉप ग्रेड का वेपन है, अब तुमसे फाइट करने में बहुत ही मजा आने वाला है। जो सुनकर शायून ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन वो शायून के अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रहा था। पर शायून उससे कहता है कि तुम्हारी पावर मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए इनफ नहीं। तो वो शायून से कहता है, तुम्हारे अटैक को ब्लॉक भी कौन करना चाहता है। ये कहने के बाद उसने शायून के अटैक को अपने बॉडी पर ले लिया था, जिस वजह से उसके बॉडी पर एक कट लग जाता है, जो देखकर तो एक बार को शायून भी हैरान हो गया था। अब वो यहाँ पर पागलों की तरह हंसते हुए शायून के पेट में एक पंच कर देता है, जिस वजह से शायून पीछे जा गिरा। अब शायून उसकी ऐसी हरकत को देखकर कहने लगा, ये तो सच में पूरी तरह पागल हो गया है। इधर लिन शाया भी उसको इस तरह देखकर हैरान थी। अब जावूजी शायून से कहता है, मैं तो सिर्फ वॉर के लिए पैदा हुआ हूँ, इसलिए अगर मैं फाइट में मारा भी जाऊँ तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहने के बाद वो बहुत ही तेजी से शायून के ऊपर अटैक कर देता है, तो शायून भी उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा। अब शायून उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए नोटिस करता है कि वो तो इंजर्ड होने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, इसलिए लिन फेंग को समझ आ चुका था कि अगर उसने यहाँ पर जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर वो यहाँ पर हार सकता है, जिस वजह से अब शायून भी फाइट बैक करते हुए जावूजी पे एक पंच कर देता है, इसलिए जावूजी पीछे जा गिरा। अब शायून जावूजी से कहने लगा, सच में तुम तो कमाल के हो। तो जावूजी भी कहता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, और इसी बात के साथ हमारा आज का ये कमाल का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।